पूरा प्रोसेस था। प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंडिंग कोई भी एंटिटी एनवायरनमेंट कोई भी अंडरस्टैंड करते तो कौन से ऐसे लगता है? हाँ, हाँ, 315। 315। और तो एज पर ऐसे 315 तुमको करना है डॉक्यूमेंट। अंडरस्टैंड ऑडिटर शैल कंसीडर फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल कंसीडरिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो उसमें 5 पॉइंट पढ़े थे अपन, क्या क्या 5 पॉइंट थे वो? कौन सा एप्लीकेशन यूज करता है वो, और पॉलिसी प्रोसीजर्स और प्रोसेस क्या है उसकी, और रुको रुको रुको, संजना बताओ अपन। आईटी PPSRAC करके पढ़े थे कि अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी प्रोसीजर्स इन प्रोसेस, और उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, आईटी रिस्क एंड कंट्रोल, और आईटी का कंपोनेंट्स। आईटी रिस्क एंड आईटी कंट्रोल्स तुमने बोला है। आईटी रिस्क कौन कौन से थे और आईटी कंट्रोल्स, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? यस। आईटी के कारण कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं और आईटी के कारण जो रिस्क आ रहे हैं उसको कौन कौन से कंट्रोल्स अपन लगाएंगे उसको मिटिगेट करने के लिए। तो तुमको याद है चैप्टर 3 में भी अपन ने एक आंसर और पढ़ा था, रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ आईटी, इम्पोज्ड बाय आईटी। आईटी जो रिस्क इंटरनल कंट्रोल्स में और क्या रिस्क लेके आ रही है आईटी? रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल इम्पोज बाय आईटी। याद है आंसर इसका? इसमें वैसे कुछ कुछ जो रिस्क के ऐसे नाम तीन सौ आपने पंद्रह का आपने बताए थे आंसर वो देखो, वाला क्या? बोलो क्या? कि मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, वही वाला है क्या? नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी रिस्क। वाला है हम्म, रिस्क टू इंटरनल वो कंट्रोल इम्पोज पीटी। बाय आईटी, ऐसे 315 का आंसर है ये। ऐसे 315 में पढ़े इसका थे, लास्ट क्वेश्चन था होगा, लास्ट क्वेश्चन 315 का। इसके नोवेटिक वो है ना, पीटी ले लो पीटी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। दैट इज एरिया ऑफ डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल्स, वो अलग है। इंटरनल कंट्रोल्स में कैसे रिस्क आएंगे? बिकॉज ऑफ आईटी, इम्पोज बाय आईटी। किसी को याद नहीं आ रहा? चैप्टर 3 का टेस्ट है तुम लोग का कल, परसों। रिस्क। चैप्टर 3 ऐसे 315 एंड चैप्टर 4 टेस्ट है परसों। रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल इम्पोज बाय आईटी पढ़ाते टाइम भी मैंने कितना बोला था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ये तो अभी पढ़ ही रहे हो ना, आईटी रिस्क। मतलब आईटी के कारण रिस्क तो मतलब क्या हो सकते हैं? रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल्स इम्पोज बाय आईटी, जाके देखो 315 फटाफट। पोटेंशियल डाटा लॉस टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज्ड अनऑथराइज के 3 पॉइंट थे। चेंजेस टू एक मैंने डेटा। पढ़ाया था, याद करवाया था, कि जिसको बोलने में मजा आता है, इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डेटा या फिर प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा। एक वो एम आई फेल टू रिकवर द डेटा, डेटा लॉस हो जाता है उसका। फेल टू मेक चेंजेस। एम आई से मैनुअल इंटरवेंशन, मैनुअल इंटरवेंशन भी हो रहा है बीच में, तो वो वाला आंसर है ना। वही तो सारे रिस्क है इंटरनल कंट्रोल्स में, इम्पोज बाय आईटी। देखो एक बार फटाक से। वो वाला क्वेश्चन कौन सा था? पीडी वाला जो बोल रहे थे, क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन। डेफिशिएंसी। हाँ, क्या बोल रहे हो वाला क्वेश्चन? अभी जितना कंफ्यूज होना है हो जाओ, वरना बाद में एग्जाम में पक्का कंफ्यूज होंगे फिर। ये आंसर किसी और में लिख के आओगे, वो आंसर क्यों और लिख में आओगे? बोलो ना, क्वेश्चन नहीं बोल रहे हो? माफी चाहते हैं। क्या है क्वेश्चन, पूछ रहा हूँ मैं 10 घंटे से। क्वेश्चन क्या ये है क्वेश्चन? कंट्रोल्स टू मिटिगेट आईटी रिस्क वाला क्या? जनरल आईटी कंट्रोल का। इसमें भी किया है।
ये 2 आंसर मैंने बोला था, दोनों आंसर को क्लियरली डिमार्केट करते हुए चलना, तभी बोला था 315 टाइम पे। और ये आते हैं बार बार, आते हैं आंसर्स बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं जब बोलता हूँ तो उसको मार्क किया करो, ठीक फिर है कभी याद, मैं बोलता हूँ देख लो, एक पास एग्जाम खोल के देख लो कितने बार आए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट आंसर वो जो मैंने बोला। की कभी नींद में पूछो तो भी याद आना चाहिए। क्या बोल रहे पहला आंसर, एरियाज टू बी एग्जामिन्ड फॉर डेफिशिएंसीज एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन सीआईएस एनवायरनमेंट। कौन कौन से एरिया को देखोगे तुम, कौन कौन से एरिया को देखोगे, कौन कौन से एरिया को एग्जामिन करोगे अगर तुमको डेफिशिएंसी और रिस्क आइडेंटिफाई करना है सीआईएस एनवायरनमेंट में। और नीचे वाला क्वेश्चन बोल रहे कि इंटरनल कंट्रोल में कहाँ कहाँ से रिस्क आ रहे बिकॉज ऑफ आईटी, आईटी के कारण रिस्क कहाँ कहाँ से आ रहे इंटरनल कंट्रोल में। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है, यही तो अपन पॉइंट पढ़े, ये वाला अभी चैप्टर 4 का अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। उसमें जो आईटी रिस्क के उसके लिए जो कंट्रोल्स है, तो आईटी रिस्क के कारण जो कंट्रोल्स है, तो यही तो है रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय आईटी। इंटरनल कंट्रोल में कहाँ कहाँ से और रिस्क आ रहे हैं, तो फिर वो जो आईटी रिस्क है उससे रिलेटेड और मिटिगेटिंग कंट्रोल्स और अलग लगाएंगे। ये दोनों आंसर क्लियरली अभी देख लो वापस से, इसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आंसर। और कुछ रिवाइज नहीं किया, कुछ याद नहीं किया, परसों टेस्ट है। आ जाओ चैप्टर 16 ड्यू डिलिजेंस, और रिवाइज करो भाई, पूछने का भी मन नहीं हो रहा फिर ऐसे में तो, आंसर ही नहीं कर रहे हो तो। कल का पढ़ा हुआ चैप्टर 4 तो, चैप्टर 3 ऑलरेडी एक बार रिवाइज किया हुआ है 315। तुम लोग को अगर लग रहा है रिवीजन के लिए तो ऐसे 315 20-22 मिनट का एक वीडियो डाला हुआ है, बुलेट रिवीजन वीडियो, उसको कभी चला दिया करो रात में। चैप्टर 3 का मैंने रिवीजन वीडियो दिया था 50 मिनट का, वो चला दो कभी। देखो ये जो चैप्टर है ना अपना 3 पार्ट में है, चैप्टर 16 बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसको। एक पार्ट हो गया तुम्हारा ड्यू डिलिजेंस, दूसरा पार्ट हो गया तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा पार्ट हो गया तुम्हारा फॉरेंसिक ऑडिट। क्या हो गया माधव, क्या लिखना चाह रहे हो? गलती से हो गया। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट बोलूँ ना तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। 60% चांस है यहाँ से ही आता है जनरली। मतलब अगर मैं बोलूँ 10 बार का अगर मैं पैटर्न लेके खोलूँ तो 6 बार यहाँ से आता है, एक आध बार 2 बार यहाँ से भी आ जाता है, और 2 बार यहाँ से भी आ जाता है। मतलब मान के चलो 20% यहाँ से चांसेस है, और इसको तुम मोटा माटी मान के चलो यहाँ से 50% चांस हो गया ये दोनों में आने का। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक, तो इसको अलग से मैं तुमको करेंगे अपन बाद में। आज अपन ड्यू डिलिजेंस करेंगे और होमवर्क में तुमको इन्वेस्टिगेशन दूंगा मैं। क्लियर? तो ड्यू डिलिजेंस से आए या इन्वेस्टिगेशन से आए या फॉरेंसिक ऑडिट से आए, तीनों में से कोई एक ही से आएगा पहली बात, और आएगा 5 नंबर के लिए, और आएगा जरूर, आएगा जरूर, तीनों में से किसी एक में से ही आएगा, और आएगा जरूर, और आएगा 5 नंबर के लिए। और ड्यू डिलिजेंस सबसे इजी है अगर मैं बात करूँ तो, और वैसे ही अगर उसी सेम लाइंस में अपन फॉरेंसिक ऑडिट को भी कर लेना कि ये इतने इतने क्वेश्चन है और उसके उसके ये खत्म, तो उसी लाइन से अपन ड्यू डिलिजेंस करेंगे और सेम फॉरेंसिक ऑडिट, तो दोनों तुमको एकदम सिंपल लगेगा। अगर मैं टफ बोलूँ इस पोर्शन में, अगर कोई चीज टफ है तो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है, पूरा कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बताऊँ तो पूरा कवर नहीं कर पाएंगे अपन, बट मोस्टली कोशिश करेंगे कि 80-90% अपन कवर करे इन्वेस्टिगेशन का, 80% तो कम से कम कवर करे। और सेकेंडली इसमें वाउचिंग वेरिफिकेशन वाले पॉइंट आ जाते हैं काफी सारे, जो तुम लोग पढ़े होंगे, याद होगा आईपीसीसी में वाउचिंग वेरिफिकेशन वाले। तो यहाँ पे कैश फ्रॉड हो रहा है तो कैश फ्रॉड के अलग अलग है, तो तुम कैश फ्रॉड के लिए क्या क्या चेक करोगे,
इन्वेस्टिगेशन के लिए। सिमिलरली पेमेंट में फ्रॉड हो रहा है, रिसीट में फ्रॉड हो रहा है, तो हर जगह के उसके अलग पॉइंट्स है, वो एक अलग सेक्शन है फ्रॉड वाला। बाकी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन वो अच्छे से करना है। लेकिन यही अगर मैं बोलूँ तो इन्वेस्टिगेशन एक टिपिकल पार्ट है जहां पे तुमको आलस आएगा छोड़ने का। आलस आएगा, हो सकता है छोड़ने का मन करे, बट अगेन मैंने क्या बताया, कंट्रोल कंट्रोल करना है। वहां पे जहां लगे छोड़ने का मन करे वहां तो छोड़ना है ही नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से करना ही है तुमको। मैं अभी से बता रहा हूँ, पहले ही अर्ली वार्निंग दे रहा हूँ कि हो सकता है मन में आए कि चलो इसको स्किप करें, बट अगेन नॉट टू बी स्किप्ड। और ये दोनों इजी पार्ट है, ड्यू डिलिजेंस और फॉरेंसिक ऑडिट, विच विल बी इजीली कवर्ड। तो आ जाओ ड्यू डिलिजेंस में आ जाओ। सबसे पहले मैंने वेटेज बता दिया, नॉर्मली इंपॉर्टेंस भी बता दिया। इंपॉर्टेंट है चैप्टर कुल मिला के पूरा बोलूँ तो। ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या समझ में आ रहा है? ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस के साथ काम नहीं करता अगर ऑडिटर, तो कहाँ गिल्टी होता है? जीपीएम, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर ड्यू डिलिजेंस के साथ काम नहीं करता है तो Schedule Clause 7, Part 1, Second Schedule. क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल या 217, वहां पे ड्यू डिलिजेंस का मतलब केयरफुली काम करना, राइट? अच्छे से देख के काम करना। सिमिलरली ड्यू डिलिजेंस एक बहुत बहुत ब्रॉड इंडस्ट्री है अगर मैं बोलूँ तो, प्रैक्टिकली, जहां पे मर्जर्स एंड एक्विजिशन, रिस्ट्रक्चरिंग, कहीं पे भी कुछ भी एंटिटी किसी और को टेक ओवर कर रही है, एक्वायर कर रही है, तो उस केस में मान लो अगर आज चल के तुम्हारा कोई स्टार्टअप है, लेट से तुमने कोई बेबी केयर के ऊपर कोई चीज इन्वेंट की है नहीं, एंड फर्स्ट ट्राई तुमसे वो राइट्स ले रहा है कि अब हम तुमको एक्वायर कर रहे हैं तुम्हारी एंटिटी को, तो तुमने बताया कि ठीक है कर लो, हमारे हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बन रही है 4.5 करोड़, तो क्या फर्स्ट ट्राई तुरंत तुरंत मान लेगा कि ठीक है दे दो? वो मान जाएगा नहीं, राइट? तो वो प्रॉपरली ड्यू डिलिजेंस करेगा, प्रॉपरली देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। तुम लोग जब अभी लाइक इंटरव्यू प्रोसेस में आओगे तो तुमको बहुत सारी इंडस्ट्री पता चलेगी। फॉरेंसिक ऑडिट एक अलग इंडस्ट्री है, वेयर सीएस आर ऑल्सो हायर्ड फॉर फॉरेंसिक ऑडिट। और इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए भी मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा पूछती है बिकॉज ऑफ दिस, कि ये बहुत ज्यादा ग्रूमिंग फील्ड होते जा रही है। करेक्ट, टैक्स ऑडिट जैसे इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसलिए टैक्स ऑडिट से आता ही आता है, हमेशा आएगा ही हमेशा। सिमिलरली फॉरेंसिक ऑडिट एक ग्रूमिंग फील्ड होते जा रही है। एक सिमिलरली तुमको बाद में पता चलेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करके एक प्रोफाइल होती है, डिपार्टमेंट होता है, वेयर दे आर लाइक नथिंग बट दलाल है, ब्रोकर है, ब्रोकर। एक एंटिटी को खरीदना है, दूसरे एंटिटी को, मेरे को मान लो बेचना है, फर्स्ट ट्राई को खरीदना है, तुमको मान लो अपनी स्टार्टअप को बेचना है, तो तुम किसके पास आओगे? तुम दलाल के पास जाओगे, फर्स्ट ट्राई भी दलाल के पास जाएगी, राइट? दलाल बीच में तुम दोनों को लिंक करेगा। तो अब तुम दोनों को लिंक कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, वैल्यूएशन होगा तुम्हारा, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होगा, देन बहुत सारे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, देन एक्विजिशन, सेबी का अप्रूवल लग सकता है, हो सकता है अगर कोई लिस्टेड है ऑलरेडी तो, नहीं तो एमसीए वगैरह पूरा लीगल डिपार्टमेंट। तो ये एवरीथिंग एवरीथिंग हैज टू बी कंसीडर्ड, राइट? तो ड्यू डिलिजेंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वेयर, जहां पे एमएनडे, एक्विजिशन, रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। तो ड्यू डिलिजेंस को उस सेंस में अपन को पढ़ना है, क्या पे, जहां पे एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को एक्वायर कर रही है, मान के चलो हमेशा, और दूसरी एंटिटी अब उसको प्रॉपरली इवेल्युएट कर रही है, उसका ऑफर क्या है, उसके ऑफर को इवेल्युएट करेगी, उसकी एंटिटी को अंडरस्टैंड करेगी, क्या इंडस्ट्री, कितनी फैक्ट्री कितनी बड़ी है, कब से चल रही है, क्या प्रमोटर है, लाइक जस्ट लाइक काइंड ऑफ यू विल से कि तुम लोग जैसे देखते हो शार्क टैंक काइंड ऑफ, राइट? तो उसी सेंस में थोड़ा अपन इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, ड्यू डिलिजेंस इज यूज टू इन्वेस्टिगेट, इवेल्युएट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टिगेट करना, इवेल्युएट करना तुम्हारे को क्या, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ट्रांजैक्शन। जनरल ड्यूटी टू एक्सरसाइज केयर इन एनी ट्रांजैक्शन, इट इंप्लाइज, क्या है ड्यू डिलिजेंस का मतलब? ये नॉर्मली क्या होता है ड्यू डिलिजेंस मतलब? डीडी मतलब प्रॉपर केयर के साथ काम करना। लेकिन ये प्रोसेस क्या है? इन्वेस्टिगेट करना तुमको, परफॉर्म बाय इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन परफॉर्म कर रहे हैं? प्रोसेस, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करने वाला है, मैं अगर तुम्हारे एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इनटू द डिटेल्स ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, करेक्ट? मेरे को तुमको दिख रहा है कि मुझे एक्वायर करना है तुमको, तो यू आर अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, आई एम एन इन्वेस्टर, सो द प्रोसेस विल बी परफॉर्म बाय मी। It involves a careful study of financial as well as non-financial possibilities for successful implementation of restructuring plans. Restructuring करना, acquire करना, M&As वगैरह, everything is included in restructuring. So it involves an analysis carried out before acquiring a controlling interest in a company. Acquire करे, controlling interest means what? Subsidiary बन रहे हो at least कम से कम more than 50%, right? तो controlling interest तुम जब acquire कर रहे हो, before that you have to analyze, before that you have to examine, investigate whether that entity is worth it to acquire that particular rate at that particular rate or not. So it is performed in case of corporate restructuring, venture capital financing, disinvestment, etc., etc.
डिफरेंस देखोगे अगर डीडी और ऑडिट के बीच में, तो ऑडिट में भी अपन केयरफुली एग्जामिन करते, फाइनेंशियल्स चेकिंग पूरा प्रॉपर करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल्स के अलावा नॉन फाइनेंशियल्स भी अपन को गो थ्रू करने, सारे बहुत सारी चीजें गो थ्रू करनी है। तो देखो अगर ऑडिट में बोलूं तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है तुम्हारा, वही डेफिनेशन आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तुम इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करोगे सो एज टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन, है कि नहीं तुम्हारा, करेक्ट। लेकिन डीडी यहाँ पे क्या बोलते हैं, डीडी रेफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स। तुमको जितना उसने सामने वाला बता रहा है, तुम जितना फर्स्ट ट्राई वाले को बताओगे कि हमने इतने साल से ये किया है, ये इतना इतना प्रोडक्ट है, इतना टर्नओवर है, इतना प्रॉफिट है, इतनी मार्जिन है, तो ये सारे जो मटेरियल फैक्ट्स है वो सारे सारे वो एग्जामिन करेगा, चेक करेगा। तो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट में टू कंफर्म ऑल द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इट इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एज डीम्ड रेलेवेंट मटेरियल। फाइनेंशियल के अलावा नॉन फाइनेंशियल भी देखा जाता है यहाँ पे, करेक्ट। ये एक डिफरेंस हो गया नॉर्मली एज सच। भूमिका बन रही है अभी चैप्टर की, एज सच अभी तक कुछ अपन ने इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा है। अभी आओ देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डीडी, अभी तक आया हुआ नहीं है क्वेश्चन कभी तक, तो अगर आता है तो इस टाइप से पूछ सकते हैं कि तुम डीडी क्यों करना चाहोगे, रीजंस फॉर कैरिंग आउट डीडी, व्हाई वुड यू नीड टू परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस, व्हाई वुड यू नीड टू परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस, रीजंस फॉर कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस, क्या इंपॉर्टेंस है डीडी का करने का। तो भैया हमको ये तो देखना पड़ेगा ना कि तुम जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि नहीं। मैं अगर तुमको एक्वायर कर रहा हूं तो यू आर सेइंग व्हाट इट अपीयर्स टू बी और नॉट, व्हाट यू से इज करेक्ट और नॉट, व्हाट इट अपीयर्स और नॉट। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन अ टारगेट कंपनी एंड अवॉइड बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन, करेक्ट। बहुत सारे सुने होंगे कि अभी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, सो इट डजंट मीन कि हमेशा प्रॉपर वैल्यूएशन में उठा रही है। जनरली क्या होता है तुम लोगों को पता है, ये दिस इज कॉल्ड आर्बिट्राज, एम&ए आर्बिट्राज, पता है एम&ए आर्बिट्राज सुना होगा। एसएफए में आई डोंट थिंक पढ़ा है कि नहीं, बट माइट हैव हर्ड ऑफ एम&ए आर्बिट्राज, यस और नो। एम&ए आर्बिट्राज में कुछ नहीं है, लेट्स से सपोज अगर आज टेस्ला वाज एक्वायरिंग ट्विटर, तो किसका शेयर बढ़ रहा था और किसका शेयर गिर रहा था। टेस्ला का शेयर बढ़ रहा था, ट्विटर का गिर रहा था। नहीं, नहीं उल्टा हो रहा था ना। सिंपल है भाई, अगर आज मैं तुमको खरीदने जाऊंगा तो जोश में कौन होगा, तुम होगे कि मैं होगा, जोश में कौन है, आप। मैं हूँ जोश में, खरीदने आ रहा हूँ मैं तुमको, जोश में कौन हूँ मैं। तो ज्यादा जोश में ज्यादा बेवकूफी करने की चांसेस किसकी होगी, मेरी। ज्यादा पैसा देने की चांस मेरी रहती है। तुम पोटेंशियल डील किलर इफेक्ट मतलब मेरा चांसेस है कि मैं जोश में तुमको ज्यादा पैसा दूंगा, जनरली यही होता है। आर्बिट्राज का मतलब जैसे ये अनाउंस होता है ना, या फिर सेबी का अप्रूवल या कहीं से भी मिल गया, तो देर इज जनरली आर्बिट्राज इफेक्ट। क्या होता है कि मैं शॉर्ट करूंगा जो एक्वायरर है, और जो एक्वायरी है एक्वायरी उसको लॉन्ग करूंगा। तो ये नॉर्मल आर्बिट्राज है, सिंपल, जो पूरे मार्केट में चलता है। जैसी अगर कोई न्यूज आती है तो लॉन्ग करना एक्वायरी को और शॉर्ट करना एक्वायरर को। क्यों, क्योंकि ये जोश में है, ये जरूर ज्यादा पैसा दे रहा है, इसकी वैल्यूएशन कम होगी और ये जरूर अच्छा फायदे में निकाला होगा, ऐसा जनरल परसेप्शन रहता ही है मार्केट में। एंड विच यू विल सी होल्ड ट्रू इन एवरी एक्विजिशन। टाटा कोरस का जैसे एक्विजिशन लिया होगा तुमने, देखा होगा, तो वर्स्ट डील थी, सबसे अभी तक की करोड़ों की सबसे कोरस सबसे बड़ी कंपनी थी टाटा के पहले, राइट। टाटा ने उसको एक्वायर किया है, बाहर की लंदन की को सबसे, उसको एक्वायर करने के बाद टाटा ने उसको एक्वायर किया जोश में, सबसे बड़ी कंपनी को टाटा एक्वायर कर रहा है जोश में, एंड दैट इज द वर्स्ट डील एवर इन द वर्ल्ड। तो यही बोल रहे कि डील किलर इफेक्ट समझना, कि आइडेंटिफाई कर पाओ प्रॉपर्ली कि भैया हम जो इसको एक्वायर कर रहे हैं कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमको ये डील नहीं करनी चाहिए। एंड सिमिलरली अवॉइड करना बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये अपन इसलिए ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं प्रॉपर्ली, ऐसा नहीं कि जो बोला मान गए कर लो खरीदो। टू गेन इन्फॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर वैल्यूइंग एसेट्स, डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज, नेगोशिएटिंग प्राइस कंसेशन, राइट। तुम बोलोगे 20 रुपए पर शेयर, मैं थोड़ी ना मान जाऊंगा, मैं फिर अपना प्राइस बताऊंगा, नेगोशिएट करूंगा, 10 रुपीज पर शेयर, 15, 12, 12.5 जैसा भी। सो वट एवर प्राइस यू विल बी कोटिंग, आई वोंट बी स्ट्रेट अवे एग्रीइंग टू दैट, आई विल बी नेगोशिएटिंग। प्राइस नेगोशिएशन करना उसके लिए भी होता है, वारंटीज, रिप्रेजेंटेशंस, एसेट वैल्यूएशन। एंड लास्टली टू वेरीफाई ट्रांजैक्शन कंप्लाइज विद इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन क्राइटेरिया और नॉट। मेरा जो क्राइटेरिया है कि मुझे ये कंपनी को एक्वायर करना है, आई विल गो इनटू दिस इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्री की ये सारे एरियाज वाली कंपनीज को मुझे एक्वायर करना है, वेदर इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया और नॉट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, कि मुझे ये वैल्यूएशन के ऊपर से ज्यादा नहीं जाना है। तो वट एवर इट बी रीजंस फॉर ड्यू डिलिजेंस, क्या क्या हुआ,
एक बार वापस से गो थ्रू करे तो टू कंफर्म वेदर इट इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी, राइट, पहला। दूसरा मैंने क्या बताया, टू आइडेंटिफाई डील किलर इफेक्ट्स एंड अवॉइड बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तीसरा, इंफॉर्मेशन लेना ताकि तुम नेगोशिएट कर पाओ और बेटर नेगोशिएट कर पाओ, राइट। ये तो बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एंड चौथा, तुम्हारा ट्रांजैक्शन कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, जो भी तुम्हारा बेसिक क्राइटेरिया है। whether the transaction complies with your basic criteria, investment criteria, acquisition criteria or not। ठीक है, ये एक नॉट या टास्क है, मार्क करके रख लेना अभी तक का। अब ये आया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस को अगर अपन देखें तो कौन कौन से ड्यू डिलिजेंस अपन करेंगे, जनरली जा रहे ड्यू डिलिजेंस करने, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस दैट कैन बी टेकन प्लेस व्हेन यू आर गोइंग टू टेक। तो एरियाज देखो, इसका कैसे क्वेश्चन आता है, एरिया इन विच ड्यू डिलिजेंस कैन टेक प्लेस, कौन कौन से एरिया में तुम ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो। तो मैं देखने जाऊंगा अगर वहां पे, तो क्या मैं ये देखूंगा कि क्या ये लॉस मेकिंग कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी तो वो भी हो सकता है कि मैं मुझे उसे एक्वायर करूं बिकॉज ऑफ टैक्स कंसिडरेशंस। तो टैक्स ड्यू डिलिजेंस में हो सकता है, टैक्स एरिया में अलग से देखूं। सिमिलरली लीगल एरिया में अलग से देखो कि भैया देख लूं कि ऑलरेडी कितने केस चल रहे हैं एंटिटी के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि बाद में चल के मैंने एक्वायर कर लिया और मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई। कौन से केस चल रहे लीगल, कौन से लिटिगेशंस डिस्प्यूट कौन से चल रहे हैं। ऑपरेशन वाइज अगर मैं चेक करूंगा तो ऑपरेशनल कैसा है एंटिटी, वेदर इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। इंप्लॉई ड्यू डिलिजेंस देखना कि वहां के जो इंप्लॉई है और फिर जब मर्ज होने के बाद कौन से इंप्लॉई कितने सेम रहेंगे। देखो और कौन कौन से ड्यू डिलिजेंस दिए, कमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। सबसे पहला देखो कौन सा दिया है, ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, ऑपरेशनल डीडी। तो इट इज परफॉर्म बाय एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग इवैल्यूएशन फ्रॉम कमर्शियल, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। करेक्ट। इसके अंदर का भी थोड़ा थोड़ा याद रखना तुमको, इन केस इट कम्स, तो यू शुड बी एबल टू राइट वॉट एवर इट इज। कमर्शियल, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से ये देखना है ड्यू डिलिजेंस कि ऑपरेशनली वो ऑपरेट कर रही है कि नहीं। पता चला बंद है, फैक्ट्री वगैरह सब बंद है और तुम एक्वायर कर रहे हो, कमर्शियली वायबल है ना, स्ट्रेटेजिकली फीजिबल है ना। पर्सनल ड्यू डिलिजेंस मतलब टू असर्टेन दैट एंटिटीज पर्सनल पॉलिसी, मतलब एचआर पॉलिसीज कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो, या इंप्लॉय की जो पॉलिसीज है, आर इन लाइन और कैन बी चेंज टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। तो जो मेरी पॉलिसीज है बाद में चल के एंटिटी मर्ज हो जाएगी। तो अभी जैसे तुम लोग को पता होगा, यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ, सिटी बैंक ने अपना पूरा बिजनेस ट्रांजेक्शन जो रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग डिवीजन, वो बेच दिया है। किसको बेचा है, यहाँ पे इंडिया में बेच दिया एक्सिस बैंक को। तो सिटी बैंक में जितने जिसके पास अगर क्रेडिट कार्ड होगा सिटी बैंक का कभी, तो अभी तुमको आ जाएगा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कन्वर्ट होके। सिटी बैंक में अगर अकाउंट होगा तुम्हारा तो एक्सिस बैंक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा या तो बंद होगा, तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा। तो अभी अभी जस्ट कंप्लीशन हुआ है एक हफ्ते पहले, अभी खत्म हुआ है पूरा, कंप्लीट हो गया मतलब कुल मिला के। एक्सिस बैंक ने टेक ओवर कर लिया सिटी बैंक का पूरा। वो है तुम लोगों ने ये वो देखा होगा ना, हर्षद मेहता। तो जनरली क्या होता है, फॉरेन बैंक्स कम, बट जनरली वो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं इन अ पर्टिकुलर इंडियन इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत ज्यादा रेगुलेशंस एंड ऑल है। सो दे हैव डिसाइडेड कि रिटेल बैंकिंग से हटना है। तो सिमिलरली दे हैव आल्सो डिसाइडेड इन मेनी अदर कंट्रीज, वियतनाम में भी किसी और को दिया हुआ है, अपना रिटेल बैंकिंग बेच दिया है, तो ऐसे हर जगह पे किया है। तो यहाँ पे अब जैसे पर्सनल ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होगा, जैसे कि सिटी बैंक के जितने इंप्लॉइज है, हम लोग के जितने इंप्लॉइज है, वहां पे रिटेल बैंकिंग की एक अलग बिल्डिंग है जहाँ पे वो बैंकिंग से रिलेटेड है, वही लोग को अब पूरे के पूरे एक्सिस बैंकिंग में शिफ्ट हो गए सब के सब। तो डेट इज व्हाट दे आर सेइंग कि पर्सनल पॉलिसीज जो है वो इन लाइन है ना, और क्या कैन बी चेंज टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग और नॉट। समझ रहे हो, रिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद वो पॉलिसी सेम रहेगी ना, इन लाइन विद दैट। टैक्स ड्यू डिलिजेंस मैंने बता दिया, टैक्स प्रॉपर्ली, टैक्स में फायदा होगा कि नहीं होगा, या टैक्स में कोई नुकसान होगा क्या, ये सब प्रॉपर्ली इवेल्युएट करोगे। जनरली इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस ओनली। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, तो सबसे बेसिक अपन यही करने जा रहे हैं। फाइनेंशियली इट इज वायबल, फिजिबल और नॉट, प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑपरेटिंग इनकम रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ एंटिटी। इट शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। फिर तुम्हारा हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस। सारे जो उनके सिस्टम है, इतने ज्यादा सिस्टम होते हैं, कोई भी फॉरेन बैंक या कोई भी देखोगे तो बहुत ज्यादा सिस्टम, 4 महीने सिस्टम समझने में लग जाएंगे तुमको। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसा भी है वो, whether it is able to be converted or not. Similarly, legal due diligence, it is required where legal aspects of functioning of the entity are reviewed
अभी जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया, सिटी बैंक एक्सिस बैंक को दे दिया, एक्वायर कर लिया एक्सिस बैंक ने, सिटी बैंक ने बेच दिया अपना रिटेल बिजनेस। सिमिलरली और भी बहुत जगह बेचा मैंने बताया। तो कोरिया में भी उन्होंने रिटेल डिवीजन और क्रेडिट कार्ड डिवीजन बेच दिया है। और मैं बताऊं, कोरिया में जितने उनके एम्प्लॉयज है ना, उन्होंने काफी सारे अपने एम्प्लॉयज को हटाया, वहां से पूरा का पूरा बंद कर दिया एक प्रकार से, अगर मैं बोलूँ तो बंद करके खत्म कर दिया वहां पे बिजनेस। और कोरिया में ऐसा लॉ है, कोरिया में ऐसा लॉ है कि अगर बैंक कोई भी कंपनी इधर आके बंद कर रही है बिजनेस, तो दे हैव टू गिव 5 years ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे इंडिया में कहीं अगर उन्होंने ले ऑफ भी किया होगा, ले ऑफ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, तो उस केस में किसी को कुछ मिला नहीं है। आइदर दे हैव ट्रांसफर टू एक्सिस बैंक और दे हैव बीन ले ऑफ। लेड ऑफ किसी को किया नहीं है वैसे तो इस पर्टिकुलर केस में, बट जस्ट इन अ सिनेरियो कोरिया में जो हुआ है, कोरिया के एक एक एम्प्लॉय जो जो बंद हुआ है, वहां पे पूरा डिवीजन बंद हो गया कोरिया में, राइट। तो कोरिया में अब कोई काम ही नहीं है। तो कोरिया के जितने एम्प्लॉयज हैं उनको 5 साल का, बिकॉज ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ लीगल इम्प्लीकेशन, 5 साल की सैलरी दी गई है एक एक एम्प्लॉय को। तो यही बोल रहे, इट इज रिक्वायर्ड वेयर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी आर रिव्यूड। एग्जांपल, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एंटिटी और कंप्लायंस विद वेरियस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर लॉस। तुमको ये जो ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा जब तुम किसी को खरीद रहे हो, किसी को बेच रहे हो, तो क्या क्या और लीगल रेगुलेशंस आ सकते हैं तुम्हारे ऊपर। एंड लास्टली, एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर्ली चेक कर लेना फ्लेक्सिबिलिटी एडेप्टिवनेस ऑफ द एनवायरमेंट सिनेरियो। तो देखो, इसको याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, सीपीटी फाइल, सीपीटी की तुम्हारी फाइल है। तो सी से हो गया कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, पी से पर्सनल, टी से टैक्स ड्यू डिलिजेंस, एफ से फाइनेंशियल, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, एल से लीगल एंड ई से एनवायरमेंटल। एक बार अंदर का भी देख लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है क्या अभी तक? दो ही क्वेश्चन किया अभी तक अगर देखा जाए तो। एक रीजन फॉर ड्यू डिलिजेंस, रीजन फॉर कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस, और एक हो गया तुम्हारा एरियाज इन विच ड्यू डिलिजेंस कैन टेक प्लेस। कौन कौन से एरिया में तुम ड्यू डिलिजेंस करोगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देखोगे तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के ऊपर है, समझ लो। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इज जस्ट वन ऑफ द एरिया इन विच ड्यू डिलिजेंस कैन टेक प्लेस, राइट। एफडीडी, एफडीडी बहुत बड़ी प्रोफाइल है बिग फोर में कई लोगों का, तुम लोग का आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल गेट टू नो अबाउट दिस प्रोफाइल। एफडीडी काफी ग्रूमिंग प्रोफाइल है, एंड माइट हैव कुछ लोग आर्टिकलशिप में भी किए होंगे। तो एफडीडी में कुछ नहीं, मान लो जैसे अपन ऑडिट हिस्टोरिकली करते हैं, तो एफडीडी इज ऑल मोर और लेस मोर फ्यूचर ओरिएंटेड भी थोड़ा सा, कि ये एक्सपेंस आगे चल के कितना बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस जो एरिया है ना, उसमें अब ये एक और क्वेश्चन बोल सकते हैं कि in order to achieve its objective DD process can include any या all of the following objective। अगर कुल मिला के बोलूं तो objectives of due diligence अगर बोलते हैं तुमको, objective क्या है ड्यू डिलिजेंस का, देखो ये और ये वाला क्वेश्चन में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, तो इसलिए थोड़ा सा शब्दों को पकड़ के चलना। ऊपर वाला क्वेश्चन कहता है रीजंस फॉर कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस, क्यों क्यों कर रहे हो, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है बस। अब ये भी आया हुआ नहीं है, एंड आई डोंट नो अगर ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस ऐसा करके कुछ पूछता है कि डीडी प्रोसेस कैन इंक्लूड बिलो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, यही तो बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है डीडी का। तो डीडी इंक्लूड्स एनी या ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ डीडी अगर करके कुछ पूछता है तो दिस विल बी दी ऑब्जेक्टिव। अभी तक अपन ने जितना समझा है डीडी को, तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है ड्यू डिलिजेंस का। और यहाँ पे अपन पर्टिकुलरली कौन से ड्यू डिलिजेंस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कोई भी नहीं, एफडीडी, एफडीडी, एफडीडी का क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या हो सकते हैं सोचो ना। फाइनेंशियली तुम ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो तो तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि भैया जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो सही है क्या, एसेट जो है वो दिख रहे हैं वो सही वैल्यूएशन पे है क्या, ओवर वैल्यूड तो नहीं है एसेट्स, लाइबिलिटीज जो है वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है, लाइबिलिटीज कम नहीं होनी चाहिए जितना दिखा रहे वो लोग, एसेट ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस टाइप से फाइनेंशियली क्या क्या सोच सकते हो, सोचो एक बार तो याद रहेंगे पॉइंट्स, फिर 2 मिनट सोच लो। फाइनेंशियल एफडीडी कर रहे हो तो तुमको समझना पड़ेगा ना प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं एंटिटी, प्रॉफिट मेकिंग कैसे होगी, बैकग्राउंड देखोगे एंटिटी कितने सालों से है, प्रमोटर कौन है, ग्रोथ क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या पुराना है, कितना ग्रोथ चल रहा है, मतलब ग्रोथ कैसे दिखेगी तुमको, कैश फ्लोज वगैरह देख सकते, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे, इनकम प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, कितने साल से क्या क्या प्रॉफिट मेकिंग, क्या हिस्ट्री क्या है।
और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो तुम, एफडीडी कर रहे हो फाइनेंशियली, तुम जब भी अगर करते हो, तुम लोगों ने एफआर हो गया क्या तुम लोग का सबका? एफआर इंडेस 16 हो गया लीजेस। तो लीज इंडेस 16 के पहले इंडेस 17 था, पता है तुम लोग को? इंडेस 117 था, ऑपरेटिंग सॉरी इंडेस 116 आ गया है, 116 इंडेस 16, 16 इंडेस 116 आ गया, इंडेस 17 था पहले लीजेस का। तो क्या डिफरेंस है पता है तुम लोग को? नहीं, ऑपरेटिंग इंडेस 17 में फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीजेस दो बाइफरकेशन थे, लेकिन इंडेस 116 में एज अ लेसी तुमको फाइनेंशियल लीज ही अपनाना है, हाँ अनलेस वो शॉर्ट टर्म लीज की एक क्राइटेरिया दी होगी। तो शॉर्ट टर्म लीज वाला 12 मंथ से अंदर वाले क्राइटेरिया में आ रहा है तो तुम ऑपरेटिंग लीज ले सकते हो, वरना तुमको फाइनेंशियल लीज ही करना है। तो इसका रीजन क्या है? इंडेस 1 से इंडेस 17 तो था ही, क्यों आया इंडेस 116? आईएफआरएस 16 का ऑप्शन है, आईएफआरएस 16 2019 में है। सिमिलरली वी आल्सो अडॉप्टेड इन 2019 इंडेस 116। क्या रीजन था इसका? अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग वाज नॉट डन राइट। सी, अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम हो और मैं हूं, मैं अपना एसेट को क्या कर रहा हूं, मैं एसेट ले रहा हूं 5 साल की लीज में, लेकिन मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट में कैसे दिखाऊं? एनुअली रिन्यूएबल, मतलब हर साल रिन्यू होगा। तो मैं उसको कैसे दिखाता था? ऑपरेटिंग लीज में। मैं उसको दिखाता था ऑपरेटिंग लीज, करेक्ट। अब ऑपरेटिंग लीज में उसको दिखा रहा था, तो उस केस में क्या ये ऑपरेटिंग लीज का तुमको पता होगा, तो ये क्या मेरे बैलेंस शीट में आता है क्या ऑपरेटिंग लीज? बोलो, ऑपरेटिंग लीज क्या बैलेंस शीट में नहीं। आता है क्या? नहीं, ये तो सीधा रेंटल एक्सपेंस दिखाते हैं, राइट? रेंटल एक्सपेंस डेबिट टू पेमेंट, ये बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करता है, पीएनएल से सीधा खत्म। लेकिन फाइनेंशियल लीज अगर कोई, मैंने भी 5 साल का मैंने लिया है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में 5 साल का दिखा हुआ है, तो ये मेरी फाइनेंशियल लीज है मान के चलो। वो तो रहते हैं ना कि 75% या ओवर रहना चाहिए तुम्हारा कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ, ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ द एसेट, 90% पीवीएलए जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, वो तुम्हारा 90% के ऊपर है, तो फाइनेंशियल लीज कैटेगराइज करना है, ये वो जो है। तो वो अब 116 में जो है तुम्हारा, वो सिर्फ लेसर के लिए ये वाली कंडीशन, लेसी को तो हमेशा करना ही है फाइनेंशियल लीज, अनलेस वो शॉर्ट टर्म वाली है। बट आया क्यों, उसका रीजन बताऊं अगर, तो अगर मैंने भी 5 साल का है, तुम्हारा भी 5 साल का है, लेकिन तुमने कैसे दिखा है हर साल रिन्यू हो रहा है, तुम ऑपरेटिंग लीज दिखा रहे हो, तुम्हारे बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं कर रहे, मेरे बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रहे हैं। मेरे क्या फाइनेंशियल लीज बैलेंस शीट में आती है, मैं उसको क्या दिखाता हूँ, मेरे एसेट में दिखता है एसेट, मेरे एसेट में एसेट दिखता है ना फाइनेंशियल लीज। अगर मैं फाइनेंशियल लीज पे लूँ कोई एसेट, तो मेरे तो एसेट दिखेगा, और सिमिलरली लाइबिलिटी साइड में मेरा दिखेगा लीज लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी भी दिखती है। तो एज अ बैंक अगर मैं जाऊंगा लोन लेने और तुम जाओगे लोन लेने, तो बैंक किसके बैलेंस शीट से खुश होगी, किसको लोन देगी जल्दी, किसको जल्दी लोन देगी? हमको हाँ, हमको दे तुमको देगी कि मेरे को देगी? तुमको हमको देगी कि मेरे देगी को देगी? हमको देगी मेरे को देगी ना, मेरे तो लाइबिलिटी नहीं है कोई, अभी तो लाइबिलिटी दिखी नहीं रही कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अभी ऑलरेडी आई एम डेट फ्री, समझ लो, मान के चलो आई एम ऑलरेडी डी लेवरेज, मतलब लेवरेज नहीं मेरा ज्यादा, आई एम रिस्क फ्री मोर एज कम्पेयर टू यू। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ सेल एसेट टर्नओवर रेशियो, पता है एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स सेल्स अपॉन टोटल डिवाइडेड बाय असेट फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। किसका एसेट टर्नओवर ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हारा कि मेरा? सेल दोनों 2-2 करोड़ ही कर रहे हैं, 5 साल का दोनों का सेम एसेट है, सेल किसका ज्यादा, एसेट टर्नओवर रेशियो किसका ज्यादा अच्छा होगा? आपका टर्नओवर रेशियो ज्यादा मेरा ज्यादा अच्छा होगा, मेरे में तो फिक्स्ड एसेट वो आ ही नहीं रहे ना, फिक्स्ड हम्म एसेट कम है मेरे में, डिनोमिनेटर कम है, एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो गया। तो सेम है दोनों, तुम्हारा भी मॉडल वही है, मैं भी वही काम कर रहा हूँ। तुमने भी एसेट कोई खरीदा नहीं है, तुमने भी एसेट खरीदा नहीं है, मैंने भी एसेट खरीदा नहीं है, दोनों ही रेंट पे लिए, लेकिन मेरे बैलेंस शीट में आ रहा है, तुम्हारे नहीं आ रहा है। तो डेट इज वाई ये मैनिपुलेशन हो रहा था, एंड दिस मैनिपुलेशन वाज ऑलरेडी ओवरकम बाय ऑल द एनालिस्ट, जो हम लोग अभी एनालिसिस करते हैं, अगर मान के चलो क्रेडिट एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी ये एनालिसिस 2000 से एनालिस्ट वर डूइंग दिस ओनली, कि वो लोग ऑपरेटिंग लिस्ट को फाइनेंशियल लिस्ट में कन्वर्ट करके बैलेंस शीट लाइबिलिटी पूरा एडजस्ट करके एनालिसिस करते थे, विच वी ऑल्सो स्टडीड इन सीएफए ऑल्सो। तो उन्होंने क्या किया, आईएफआरएस वाले जब एनालिस्ट वगैरह सबके सब ऐसा कर रहे, तो अकाउंटिंग पॉलिसी गलत क्यों कर रहे हो, फिर अकाउंटिंग पॉलिसी इंडेक्स को ही बदल दिया। तो डेट इज वाई ड्यू डिलिजेंस में जब अपन करते हैं, तो इफ यू स्टडी की बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं कि भैया ये तो रिकरिंग है ही नहीं, अगर ये रिकरिंग है नहीं बट ये ईबीआईटी में इंक्लूडेड है अगर, तो उसको हटा देंगे,
तो ये सब एडजस्टमेंट करना, दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस। तुम लोग देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये वाला मैं पॉइंट को समझा रहा था। अकाउंटिंग पॉलिसी प्रैक्टिस जो फॉलो की है, वो कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो किया ऑर्गेनाइजेशन ने, इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, एडजस्ट करना, डिस्क्रिप्शन देखना बिजनेस हिस्ट्री का, बैकग्राउंड, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड देखना। ये लोग बोलते हैं ना शार्क टैंक वाले, विच आई फील इज बुलशिट, क्या कि मैं बिजनेस पे बैठ नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे पे बैठ कर रहा हूँ, राइट। तो प्रमोटर्स अंडरस्टैंड करना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग रिजल्ट बोथ पास्ट एंड रिसेंट पास्ट, ट्रेडिंग रिजल्ट तुम्हारा ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब देखोगे तुम। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का ऑब्जेक्टिव की बात करो, एफडीडी, एफडीडी, सब चीज थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करते हुए चलना। कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, ये अभी तक कहीं नहीं आया है ये वाला, अगर मैं बोलूँ तो। एंड दिस यू वोंट इवन फाइंड इन मेनी ऑफ द बुक्स, कंपाइलर कहीं कहीं मिलेगा भी नहीं। सिमिलरली ये वाला भी हो सकता है, ड्यू डिलिजेंस के 4 पॉइंट दिए हुए, 4 नंबर के लिए पूछ ले, तो ये आंसर समझ में आ रहा है, क्लियर कट, याद करने वाइज। डिस्क्राइब करना बिजनेस हिस्ट्री क्या है, प्रमोटर क्या उनसे है, करेक्ट, तुम्हारा ट्रेडिंग रिजल्ट क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी फॉलो कर रही है, बैलेंस शीट साइज क्या है, कैश फ्लोज क्या चल रहे हैं, ग्रोथ क्या है, करंट स्टेटस, आईटी असेसमेंट, इनकम टैक्स के कितने असेसमेंट पेंडिंग चल रहे हैं, अपील कहाँ कहाँ पेंडिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एटेट, आईटेट, किधर किधर पेंडिंग है, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी असेस करना, कैश फ्लो, डीसीएफ वगैरह एनालाइज करना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वैल्यूएशन करना अपने हिसाब से। दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफडीडी, क्लियर है क्या। लेकिन अभी अपन ये बोलेगा कि कौन कौन से तुम पॉइंट्स देखोगे एज अ पार्ट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज, एज अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज। ये नवंबर 17 में आया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट पॉइंट्स यू विल टेक, वो यू वुड लुक इनटू एज पार्ट ऑफ दिस ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज। कौन सा ड्यू डिलिजेंस की बात कर रहे हैं अपन, अगेन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की बात करो। तो ये देखो ना, ये तुमको ना क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा एग्जाम में जब आएगा तो। देखो बाजू में क्वेश्चन दिया है, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। और अगर मैं तुमको पूछूं एरियाज टू बी कवर्ड इन ड्यू डिलिजेंस, कौन कौन से एरिया तुम देखोगे ड्यू डिलिजेंस में, एरियाज टू बी कवर्ड इन ड्यू डिलिजेंस, समझ में आ रहा है। 55 तो यहाँ पे पर्टिकुलरली तुमको फ्रेम सिनेरियो क्वेश्चन बना के देगा कि तुम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो कंपनी का, ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा। एंड यू विल अगेन आस्क, आई नो कि सर इसमें एरियाज टू बी कवर्ड इन ड्यू डिलिजेंस पूछा है, बट स्टिल वी आर राइटिंग दिस आंसर, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एफडीडी बोल रहे हैं वो। और ऐसे एफडीडी नहीं बोलेगा वो तुमको बोलेगा कि ये कंपनी इसको एक्वायर कर रही है, एंड देयरफॉर यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज टू कैरी आउट द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। सो एज अ ऑडिटर या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट एरियाज यू वुड लुक in this due diligence process, or what aspects you would consider in this due diligence, aspects to be considered in due diligence, कौन कौन से एरिया, कौन कौन से एस्पेक्ट देखोगे। एंड नाउ यू विल से व्हाट, कि ये वाला आंसर क्यों नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है डीडी का, ओवरऑल डीडी ये एरिया में हो सकती है। एफडीडी करने के लिए तुमको अपॉइंट किया गया क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है नवंबर 17 का, बता रहा हूँ, और पुराना है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, पीएम का 2011-12 का, एंड अगेन नवंबर 17 में आया हुआ भी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन डिफरेंस क्या बोल रहा हूँ मैं। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन अगर आ रहा है स्पेसिफिकली, तुम एफडीडी करने जा रहे हो, एंड देन यू विल बी आस्क्ड कि तुम कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर करोगे अपने एफडीडी में, कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर करोगे अपने एफडीडी में, या कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करोगे अपने डीडी में। तो डीडी मींस एफडीडी यहाँ पे बोल रहे हो। तो देन यू विल बी कवरिंग दिस ऑल दिस पॉइंट्स व्हिच यू वुड लुक इनटू एज अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, दिस ऑल पॉइंट्स यू विल टेक। वही टारगेट कंपनी का हिस्ट्री देखना, बैकग्राउंड देखना प्रमोटर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करना, कैश फ्लो देखना, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय को देखना, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस देखना, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखना, टैक्सेशन देखना, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सभी देखना है। मोटा माटी सेम है, लेकिन ये पूरा इलेबोरेटेड है। पीएम का आंसर आखिरी तक है, अगले पेज तक है, देखोगे तो एच पॉइंट तक, और उसको भी मैंने थोड़ा कंसाइज किया है, इसका दुगना तिगुना आंसर है। एज सच मुझे लगता नहीं आना चाहिए, बट स्टिल इट हैज बीन आस्क्ड वंस इन नवंबर 17, सो वी कांट इग्नोर दैट ऑल्सो। क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके हुए चलना, और आंसर इसका बड़ा है मानते हुए आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ऑल दिस 8 पॉइंट्स एटलीस्ट, 8 ये हेडर्स तो आने चाहिए कम से कम, उसके अंदर का तुम एक बार देख सकते हो। ये 8 हेडर्स जो है ना, उसी हेडर्स को अब इलेबोरेट करते गए वो। तो सिंपल है, अगर मैं बताऊं तो ब्रीफ हिस्ट्री वही है, वो वाला पॉइंट है सेम, बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर सेम वही पॉइंट है, हिस्ट्री देखोगे प्रमोटर का एंड कंपनी दोनों का।
फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी वाला भी सेम पॉइंट है, हाँ कि ना। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करोगे मतलब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट देखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखूंगा, और क्या, ये देखो कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखूंगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में देखूंगा तो मैं उसमें प्रॉफिट देखूंगा, तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, तो टैक्सेशन भी मैं चेक करूंगा। याद करने वाली मैं लिंक करते जा रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस देखा, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भी लगेगा, तो टैक्सेशन भी कवर होगा। सिमिलरली कैश फ्लोज तुम देखोगे, कैश फ्लोज, तो कैश फ्लोज तुम कंसीडर करते हो अगले 5 सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करते हो, याद है कैश फ्लोज तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। सिमिलरली मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज देखोगे, और मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज से रिलेटेड कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंस तो नहीं करना है ना, बचा है ना। तो ये 8 पॉइंट तुमको ऐसे याद रखने हैं, कुल मिला के बोलूं तो आजू बाजू के लिंक करते हुए चलो। कैश फ्लो से तुमको फाइनेंशियल प्रोजेक्शन वाला पॉइंट याद आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टैक्सेशन का भी पॉइंट याद आ जाना चाहिए। और ये तो सिंपल दोनों वही वाले पॉइंट है, तुम्हारे हिस्ट्री देखोगे, बैकग्राउंड देखोगे, प्रमोटर का भी, कंपनी का भी, और अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह देखोगे, ओवरव्यू, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वगैरह एंड मैनेजमेंट और एम्प्लॉय वगैरह चेक करोगे। ये सारे पॉइंट्स तुम एफडीडी में अपने कवर करोगे। अब अगर मैं प्रमोटर का बैकग्राउंड देखने जाऊँ, टारगेट कंपनी की हिस्ट्री देखूँ, तो क्या क्या देखूंगा, प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, डिटेल देखोगे, कंपनी कैसे बनी थी, कैसे सेटअप हुई थी, ओरिजिनली कौन प्रमोटर थे, अभी कौन प्रमोटर है, क्या प्रमोटर डायरेक्टर भी है क्या, क्या प्रमोटर के पास पावर है क्या, आई इनटू द हिस्ट्री ऑफ टारगेट कंपनी, टर्निंग पॉइंट क्या था, सर्वाइवल कैसे कैसे सर्वाइव किए कंपनी, स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी उनकी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फिर उनके बिजनेस का नेचर क्या है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वेयर हाउसेस, ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय हेड काउंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, एम्प्लॉय का लेवल क्या है, कौन सीईओ है, कौन क्या मैनेज कर रहा है, एमडी कौन है, सब सब सब, कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज वो लोग कैटर कर रहे हैं, कौन से मार्केट को कैटर कर रहे हैं, ज्योग्राफी वाइज, सेगमेंट वाइज, करेक्ट, डिटेल एनालाइज करना पूरा, हिस्ट्री देखना बिजनेस का, इन्वेंट्री देखना, इन्वेंट्री लेवल क्या चलते हैं जनरली, फ्रेंचाइजी कितनी बेची हुई है, लाइसेंसेस, पेटेंट्स, ये सब एक एक चीज छोटी छोटी माइन्यूटली कवर करनी पड़ सकती है। अभी फ्रेंचाइजी अगर मैं इसमें बोलूँ, फ्रेंचाइजी लाइसेंस पेटेंट्स, तो तुम लोग को जैसे अगर मैं एक प्रकार से फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूँ, अगर मैं मान के चलो एग्जांपल देता हूँ, और ये रियल लाइफ में बता रहा हूँ तुमको, स्टारबक्स का मान के चलो अगर तुम देखोगे ना बैलेंस शीट या फाइनेंशियल्स, तो तुमको इनकम साइड में दिखेगा कंपनी ओन, सेगमेंट वाइज रिजल्ट में बता रहा हूँ, इनकम अगर तुम देखोगे तो कंपनी ओन्ड स्टोर्स, कंपनी ओन्ड स्टोर्स से मान के चलो 100 बिलियन ट्रिलियंस की हो रही है इनकम, 100, 110, 140, 130। सिमिलरली फ्रेंचाइजी या लाइसेंसी जो स्टोर है, वहां से तुमको हो सकता है दिखेगा 8 बिलियन, 12 बिलियन डॉलर्स या 15 बिलियन डॉलर्स, और अदर्स, बाकी जगह जो जहां से उनकी इनकम हो रही है। तो इसमें अगर अब मैं तुम लोग को पूछूं कि कौन से इसमें ज्यादा कॉफी बिक रही है, कौन से इसमें कॉफी ज्यादा बिक रही है, और ये मान के चलो 25 बिलियन है, 25 बिलियन है, और अभी पहले तो ये तुम लोग को पूछता हूँ कि कहाँ ज्यादा ग्रोथ है, कंपनी ओन स्टोर्स में ज्यादा ग्रोथ हो रही है कि फ्रेंचाइजी लाइसेंसी में ज्यादा दिख रही ग्रोथ, ग्रोथ वाइज सिर्फ परसेंटेज वाइज ग्रोथ बोलो तो ये 100 बिलियन से 130 बिलियन पहुंचा है, यानी 30% मान के चलो ओवरऑल सीएजीआर, राउंड ऑफ अगर कर दो तो 30% नहीं है, ऑल्दो 31.3 टू द पावर 1/2 होगा, राइट। एसएफएम 1 प्लस आर, ये 2 साल का है ना, तो 1/2 होगा सीएजीआर। सिमिलरली यहाँ से ये कितना होगा, 25 माइनस 8, 1 प्लस ये डिवाइड बाय 100, और ये 1/2, तो सीएजीआर किसका ज्यादा आएगा, फ्रेंचाइजी लाइसेंस का, लाइसेंसी का। फ्रेंचाइजी ग्रोथ वाइज अगर मैं बोलूँ तो लाइसेंसी ज्यादा ग्रो हो रहा है, लेकिन अगर मैं तुम लोग को पूछूं कि कॉफी तुम लोग को कहाँ लगती ज्यादा बिकती होगी, कॉफी कहाँ ज्यादा बिकती होगी, डिपेंड करता है फ्रेंचाइजी का कितना परसेंट ले रहे हैं, मतलब अगर उसका 10% ले रहे हैं तो फ्रेंचाइजी में करेक्ट, ज़्यादा बिक राइट। रही। तो यहाँ पे हो सकता है ये हो तुम्हारा 8 डिवाइडेड बाय 5%, हम फ्रेंचाइजी से ये सिर्फ 5% की इनकम दिख रही है, 10% इनकम दिख रही है, राइट। तो ये हो सकता है इससे भी ज्यादा फिगर हो, और जनरली स्टारबक्स के केस में तुमको यही दिखेगा क्या, कि ये जो फ्रेंचाइजी लाइसेंस है, दिस इज ग्रोइंग मोर एंड वी शुड बी हैप्पी कि ये ग्रो ज्यादा हो रहा है, बिकॉज इसको अगर तुम कन्वर्ट करोगे व्हेन यू आर कंपेयरिंग की वॉल्यूम वाइज ज्यादा सेल कौन करता है, फ्रेंचाइजी वाले, लाइसेंसी वाले,
तो ये सब तुमको देखना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी लाइसेंस पेटेंट्स कितने साल का है, कितने क्या चल रहा है, फ्रेंचाइजी का कितना फीस आती है, नोट्स टू अकाउंट में पर्टिकुलर देखना पड़ेगा। ये सब नहीं देख सकते कि भैया इसका ग्रोथ कम है, इसका ग्रोथ ज़्यादा है, देयरफॉर वी आर इवेल्युएटिंग कि उतना ज़्यादा एक्विजिशन क्राइटेरिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा वॉल्यूम में सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये वाला ज़्यादा बेटर है, मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला ज़्यादा बेटर है, इसमें ज़्यादा बेटर है, एंड दैट इज ग्रोइंग मोर, दैट वी शुड बी हैप्पी अबाउट। तो ये पूरा एनालाइज करने के लिए तुमको ये सब देखने पड़ेंगे। फॉरेन करेंसी कितने एसेट है, लाइबिलिटी, ट्रांजैक्शन, लेजिस्लेशन, रेगुलेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, आईटी सिस्टम कैसा है, ये सब तुम एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी में भी देखोगे वही सब। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज तो नहीं हो रही बार बार, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही, तो रीज़न क्या था अकाउंटिंग पॉलिसी का, करेक्ट। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना प्रॉपरली, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। Net worth of business has to be arrived at by taking into account the impact of over and under valuation of assets and liability। मैंने बताया ना, अपन अपना एडजस्टमेंट भी करते हैं जनरली। मैं अपना अलग एडजस्टमेंट करता है, हर एनालिस्ट एक अलग लेवल पे, कि भैया ये एसेट है लेकिन मेरे हिसाब से अगर ओवर वैल्यूड है तो मैं इसको कम करूंगा। मेरे अपने एनालिसिस में EBITDA को एडजस्टेड EBITDA अलग एनालाइज करते हैं, EBIT एडजस्टेड EBIT अलग एनालाइज। सिमिलरली ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट आइडेंटिफाई करो, लाइबिलिटीज अंडर वैल्यूड तो नहीं है देखो। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर कैश फ्लो वाइज अगर तुम देखोगे तो कैश फ्लो वाइज दिया हुआ है, और उसमें पर्टिकुलरली क्या क्या देखोगे तो अगेन तुमको देखना है कि कमिटमेंट्स तुम्हारी क्या क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री का क्या लेवल है, कैसे तुमने फंड्स को डिप्लॉय किया है, क्या फंड्स तुम्हारे खाली बैठे हैं, क्या आइडल है, क्या क्या तुमको अपॉर्चुनिटी को ज्यादा बढ़ रही है, एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। फिर ये एक पॉइंट तुम इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना दिमाग में कि अगले 5 साल का तुमको करके चलना चाहिए एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, मोस्ट लाइकली बेसिस फॉर नेक्स्ट 5 years विद assumptions वर्किंग फ्रॉम टारगेट कंपनी। देन मैनेजमेंट ऑन एम्प्लॉय, वो सब देखो एक बार क्या क्या लिखा है, एक्सेस वर्कफोर्स है क्या, ज्यादा हो गया क्या, क्या हमको कोई ले ऑफ करने पड़ेंगे क्या, whether employee will be able to tackle when transferred to our company। वर्कफोर्स वगैरह पूरा देखना, लिटिगेशन देखना क्या कोई चल रहा है क्या, लेबर लॉस कोई पेंडिंग लिटिगेशन, नॉन कंप्लायंस कुछ भी चल रहा है क्या पेंडिंग, एंड लास्टली कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंस देखना है क्या। वही सारे पॉइंट्स है लेकिन थोड़े डिटेल में है, और ये एक बार आया हुआ है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट। एंड स्पेसिफिकली वो डिफ्रेंशिएशन जो मैंने बताया है, वो बाद में बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, और मेरे को डाउट्स ऐसे बाद में बहुत लोग के डाउट्स भी आते हैं, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स के, बाकी कहीं से यूट्यूब वगैरह से भी, सर इसमें ये वाला आंसर क्यों नहीं आया, व्हेन सेम वही पूछ रहे कि एरियाज टू बी कवर्ड इन दिस ड्यू डिलिजेंस। तो भैया यहाँ पे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करने गए हो तुम, तो ये पॉइंट्स तुम देखोगे, ये सारे पॉइंट्स है। और नॉर्मली तुमको ड्यू डिलिजेंस में कौन कौन से तुम एरिया कवर करोगे, या टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस पूछता है, या क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, तो फिर वो वाला सीपीटी फाइल। ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस का आंसर अपन ने देखा मोटा माटी, और रीजन फॉर कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का अलग, रीजन फॉर ड्यू डिलिजेंस अलग। 4 क्वेश्चन ही हुए अभी तक अपने। क्लियर है क्या? ये इतना डीप में सोचते नहीं, इंस्टीट्यूट भी नहीं सोचेगी, लेकिन जब इंस्टीट्यूट आंसर क्वेश्चन बनाने जाएगी तो आंसर तो वही आएगा। तो फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आर रिमेम्बरेंस, हमको ऐसा सोच के ही याद करना है ना, तो याद रहेगा, रिमेंबर, रिकलेक्ट होगा बाद में कि भैया एफडीडी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, नवंबर 17 का क्वेश्चन दिखेगा तुमको कंपाइलर में। एक जर्मन कंपनी किसी और को एक्वायर कर रही है, सो यू आर गोइंग एज अ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करने जा रहे हो तुम, तो व्हाट एस्पेक्ट्स यू विल बी कवरिंग इन योर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, ये क्वेश्चन है ऑलरेडी इसी का। अभी नेक्स्ट आ जाओ, वर्क अप्रोच टू ड्यू डिलिजेंस, अगेन नॉट येट आस्क्ड। वर्क अप्रोच टू डीडी, वर्क अप्रोच टू डीडी। तो तुम जाओगे तो भैया सबसे पहले उसके फाइनेंशियल्स बुलाओगे, लाओ बैलेंस शीट लाओ, प्रॉफिट एंड लॉस लाओ, कैश फ्लो लाओ, तुम्हारे रिपोर्ट्स वगैरह लाओ, राइट, उसको एनालाइज करोगे सबसे पहले। फिर जाके बैलेंस शीट वगैरह सब मेल वेल पे आ गया, सब तुमने देख लिया, क्या रेवेन्यू है, क्या नेटवर्क, टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है, ठीक है, सब देखने के बाद साइट विजिट करने जाओगे, चेक करोगे फर्स्ट हैंड, फर्स्ट हैंड मींस खुद जाओगे, खुद। देन वर्किंग थ्रू डीडी प्रोसेस, एक्विजिशन कंपनी, इनके साथ काम करते हुए डिफाइन करो की एरियाज क्या क्या है, ये तो मैंडेटरीली मुझे चेक करने हैं अच्छे से,
फाइनेंशियल देखा मैंने, फिर वहां जाके चेक करने के लिए गया, एंड देन डिफाइंड द ऑल द की एरियाज एंड हेल्पिंग प्रिपेयर एन ऑफर बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग द ड्यू डिलिजेंस। फिर मैं अपने हिसाब से मेरा ऑफर बताऊंगा, सामने वाला 20 रुपए बोल रहा है, मैं 10 रुपए के अपना या 11 रुपए जैसा भी मेरा पर शेयर का वैल्यूएशन आ रहा है, मैं अपना ऑफर प्रिपेयर करूंगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक वर्क अप्रोच हो गया। अगेन दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, वर्क अप्रोच टू कैरी आउट ड्यू डिलिजेंस। वर्क अप्रोच शब्दों को पकड़ के रखना है थोड़ा ये चैप्टर में। वर्क अप्रोच टू ड्यू डी। फाइनेंशियल देखोगे, फिर जाओगे फैक्ट्री, चल जाना सीधा साइट विजिट फर्स्ट हैंड, फिर एक्विजिशन कंपनी जो है उसके साथ बैठ के प्रॉपर की एरिया डिफाइन करो कि ये तो देखना ही अच्छे से, एंड लास्टली ऑफर दे दो उनको। ये तुम्हारा क्या हो गया, वर्क अप्रोच। सिंपल है। ना हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस कैसे किया जावे। ठीक है, तो अगेन नॉट येट आस्क्ड हाउ टू कंडक्ट डीडी। तो ओपन माइंडेड रहना है तुमको, ट्रबल स्पॉट्स पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना है, और हर जगह जहां भी दिक्कत आ रही है एक्सप्लेनेशन मांगते चलो। बेस्ट टीम के साथ जाओ, राइट, प्रॉपर आईएम्स वगैरह अहमदाबाद ये सब को बेस्ट टीम के साथ जाओ। यू मे हायर डीडी एक्सपर्ट आफ्टर लुकिंग देयर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड इन द इंडस्ट्री, गेट हेल्प इन ऑल एरियाज लाइक फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा टू गेट अ 360 डिग्री व्यू। अलग अलग डाइवर्सिटी रखो अपने टीम में टू गेट अ 360 डिग्री व्यू। टॉक टू कस्टमर्स ऑल्सो, टॉक टू सप्लायर्स ऑल्सो, बिजनेस पार्टनर्स, एम्प्लॉइज, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सबसे भी बात करो, तब तुमको समझ में आएगा कंपनी जो पोर्ट्रे कर रही है वेदर इट इज एक्चुअली व्हाट इट इज पोर्ट्रेइंग। टेक अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, ऐसा चल के चलो कि बहुत रिस्की है, एंड यू हैव टू मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली कि व्हाइल एक्वायरिंग एनी कंपनी इट इज अ रिस्की प्रोसेस, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड, योर अप्रोच शुड बी लाइक दैट। ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो तो रिस्की रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच से करो कि क्या कंपनी में ये रिस्क है, क्या क्या कंपनी में वो रिस्क है, क्या अगर ये रिस्क है तो इसको मिटिगेट कैसे किया कंपनी ने। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच से जाओ, एंड लास्टली कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाओ डिटेलिंग द कंप्लायंसेस एंड सब्सटेंटिव रिस्क एंड इश्यूज। कुछ तो ये पॉइंट हो गए, इसको याद करवाने के लिए आई विल बी गिविंग यू होमवर्क, कोई मुझे बताएगा कैसे याद किया, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है। सो विल गो थ्रू दिस ऑल्सो, ये मुझे बताओगे प्रॉपरली होमवर्क के थ्रू तुम लोग। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस अगर पूछते हैं ना तो ये तो लिखोगे ही, ये पॉइंट्स लिखोगे ही, बट 3 पॉइंट में 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक हो गया तुम्हारा ड्यू डिलिजेंस के पहले वाला पीरियड, ड्यू डिलिजेंस के पहले वाला पीरियड। दूसरा हो गया तुम जब ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो और नेगोशिएट करोगे, एंड थर्ड विल बी लास्टली फाइनल क्लोजिंग स्टेज, जब तुम ऑफर रखोगे और क्लोज करोगे डील, हैंडशेक, क्लोजिंग द डील, क्लोजिंग प्रोसेस, क्लोजर, एंड पोस्ट क्लोजिंग ऑल्सो, क्लोजर के बाद। तो प्री ड्यू डिलिजेंस में देखो क्या बोल रहे हैं, डिस्कस करो क्लाइंट के साथ टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। भैया किस बारे में, क्या ट्रांजेक्शन हो क्या रहा है, क्या ये मर्जर है, क्या ये अमालगमेशन है, क्या ये बिकॉज ऑफ सर्टेन स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ये किया जा रहा है, या कंपनी सीरियसली इंटरेस्टेड है इसलिए उसको एक्वायर कर रही है, पूरा ट्रांजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग लोगे। दूसरा असेसमेंट ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्कोप ऑफ वर्क, मतलब तुम देखोगे कि तुम्हारा काम तुमको क्या क्या करना है, तुम्हारा स्कोप क्या है और किस मेथड्स के थ्रू तुम ये सब करोगे। स्कोप एंड मेथडोलॉजी, स्कोप एंड मेथडोलॉजी, सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, एंड लास्टली प्रिपरेशन ऑफ द ड्यू डिलिजेंस रिक्वेस्ट लिस्ट टू टारगेट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द कंसर्न। उसको लिस्ट बना के उनको बता दो कि ये हमने की डिफाइन एरिया की डिफाइन किया है ना, यहाँ पे डिफाइन किए थे याद है, ये वाला है, तो उसको लिस्ट बना के बता दो, भेज दो। देन तुम्हारा चालू होता है नॉर्मल ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एंड नेगोशिएशन फेज। तो या तो वहां फैक्ट्री जाओगे, या तो घर से या ऑफिस से काम करोगे, ऑफ साइट या ऑन साइट। फ्लेक्सिबल अप्रोच इवन आफ्टर प्रोजेक्ट किक ऑफ, प्रोजेक्ट किक ऑफ हो गया, स्टिल यू कैन बी एबल, यू शुड बी एबल टू अप्रोच, यू शुड बी एबल टू अडाप्ट टू रिक्वायरमेंट, कैसा सिचुएशन डिमांड कर रहा है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यू एंड ए प्रोसेस रखो मैनेजमेंट के साथ हर छोटे छोटे टाइम पे।
सिमिलरली रिपोर्ट्स, ड्राफ्टिंग, ये सब ड्राफ्ट करोगे रिपोर्ट। फाइनेंशियल क्लॉजेस को ध्यान से पढ़ो अच्छे से, कहीं भी कोई भी वर्डिंग में गलती तो नहीं है, कोई एक वर्ड से हो सकता है करोड़ों का नुकसान हो जाए। सपोर्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेगोशिएशन टर्म्स एंड रेगुलर अपडेट्स विद द क्लाइंट, करते रहो। ये एकदम टिपिकल पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, इसलिए मैं तुम लोग को ही दे रहा हूँ ये होमवर्क। एंड लास्टली क्लोजिंग एंड पोस्ट क्लोजिंग प्रोसेस बताओगे तुम लोग मेरे को अच्छे से, याद रख लो। आज का होमवर्क याद करके ही आना है इसको अच्छे से, और कैसे याद किया बताना। प्रिपरेशन ऑफ रिव्यू ऑफ क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, पूरा प्रॉपर्ली डील फाइनलाइज करना, क्लोज करना। एंड आफ्टर क्लोजर भी क्या क्या तुम्हारा प्रोसेस कैरी आउट करना है सो एज टू फाइनलाइज द डील। पीपीए असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट क्लोजिंग ट्रांजेक्शन रिव्यू, इन्वॉल्वमेंट इन प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर वगैरह दिया है कि तुमने भला बोला था उसने 20 रुपए और अपन ने दिया 12.5 रुपए का कोटेशन यूजिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द ड्यू डिलिजेंस। तो किस बेसिस पे दिया है, क्या सपोर्ट है तुम्हारे पास, किस बेसिस पे नेगोशिएशन किया है, वो सब यहाँ पे भी आया। सपोर्ट फॉर नेगोशिएशन, ये था ना ये वाला पॉइंट, सपोर्ट फॉर नेगोशिएशन। तो दिस इज योर होमवर्क। चलो लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे अपने, फिर ड्यू डिलिजेंस खत्म। करेक्ट, सिंपल लग रहा है, अपन ने क्वेश्चन वाइज डिवाइड कर दिया बस। डीडी समझ भी लिया और क्वेश्चन वाइज याद रखना है कौन सा क्वेश्चन क्या था। शुरू के 4 क्वेश्चन देखा अपन ने, रीजंस फॉर कैरिंग आउट डीडी, फिर था एरियाज टू बी कवर्ड इन डीडी या क्लासिफिकेशन ऑफ डीडी, फिर अपन ने देखा ऑब्जेक्टिव क्या है एफडीडी का, एंड एफडीडी के केस में तुम कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर करोगे, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करोगे। करेक्ट, उसके बाद अपन ने देखा वर्क अप्रोच, एंड देन अभी पढ़ा अपन ने हाउ टू कंडक्ट डीडी, हाउ विल यू कंडक्ट द डीडी। तो ये दोनों भी सिमिलर काइंड ऑफ है, तो इन दोनों को भी क्लियरली डिमार्केट करते हुए चलना। अगर शब्दों में खेली इंस्टीट्यूट तो वी शुड नॉट बी गेट प्लेड, हम इजीली आंसर कर ले सही सही, ये आंसर कहीं और डालना और वो आंसर कहीं और डालना, ये अपन अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। दिस इज दी वर्स्ट सिली मिस्टेक। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ आंसर के ऊपर वाले चीजों पे। सर ये जो टेबल पार्ट में दिया है ड्यू डिलिजेंस पे, इस पे मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? ये वाला, कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ हाँ हाँ। ये वही आएगा हाउ टू कंडक्ट डीडी। हाउ टू कंडक्ट डीडी मेरे को लगता नहीं है ऐसा जी अभी तक दिया क्यों नहीं है, मैं बताऊँ जैसे। तो जैसे उन्होंने इतना राइटअप दिया हुआ है, हाउ टू कंडक्ट डीडी में इतना राइटअप दिया हुआ है, एसएम खोलोगे तो, एंड देन एसएम में ना यही एक कॉपी पेस्ट किया हुआ है, फोटो है, फोटो है, एक अच्छा। फोटो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कहीं से उन्होंने किया होगा इन्वेस्टोपीडिया या कहीं से उठा के फोटो को पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। तो ये तो एक फोटो है, ये तो कोई राइटअप है ही नहीं, तो इसलिए अभी तक यहाँ से पूछा हुआ नहीं है। बट अगेन वो याद है तुमको, कल अपन ने देखा था कंसिडरेशंस, कंसिडरेशंस इन टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर इन ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल व्हाइल सीइंग ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, याद है उसका मैंने बताया था अल्टरनेटिव आंसर भी है। तो जो अल्टरनेटिव आंसर में वो जो था ना, तो डेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोटो टाइप का, बट डेट इज बीन टेस्टेड बाय आईसीआई। तो इसलिए ये भी हो सकता है टेस्ट करे आईसीआई, जरूरी नहीं है। स्टिल नाउ दे हैवंट आस्क्ड बिकॉज इट जस्ट अ फोटो, एक फोटो डाल दिया, फोटो चिपका दिया। बहुत बड़ा आंसर नहीं हो जाएगा ये पूरा? बट इफ दे आस्क हाउ टू कंडक्ट डीडी, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, अगेन रिस्क हो जाएगा नहीं तो। अब बड़ा मतलब मान के चलो, इफ यू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे ज्यादा लिखने के लिए। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू द होमवर्क ना, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे आंसर पे, 10 12 15 मिनट कैसे याद करना है कैसे करोगे तो यू वोंट बी फॉरगेटिंग। अभी आ जाओ कंटेंट्स ऑफ अ डीडी रिपोर्ट। अब ये भी आंसर बड़ा है ऐसे तो, लेकिन अपन को टारगेट करने इसके सारे मोस्टली सारे पॉइंट्स याद करेंगे और सारे पॉइंट्स लिखेंगे। 20 पॉइंट्स है इसके कम से कम, 20 के 20 पॉइंट याद करके लिखना है कंटेंट्स ऑफ अ डीडी रिपोर्ट। और ये आरटीपी नवंबर 2021 का आंसर क्वेश्चन भी है, एंड स्ट्रेट अवे दिस कैन बी अगेन, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तुम्हारे। भैया एक डीडी रिपोर्ट बनेगी ना फाइनल, तुमने पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लिया, सब चीज खत्म हो गया, ऑडिट कर लेते हो तो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, ऑडिट रिपोर्ट बनाते तो ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले सब चीज दिया रहता है ना, एक एग्जीक्यूटिव समरी वाइज की रिपोर्ट किस बारे में है। एग्जीक्यूटिव समरी मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव समरी देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी मतलब एग्जीक्यूटिव्स के लिए समराइज करना। करेक्ट, वही बोल रहा हूँ मैं। यहाँ तो 2 इंटरप्रिटेशन आते हैं, एक तो पूरे एग्जीक्यूटिव जो है सीईओ सीएफओ कौन कौन है वो बताना,
नहीं तो उनके लिए जो पूरी की पूरी रिपोर्ट, उनका इस पास इतना टाइम है क्या पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे? तो उनके लेवल तक के लिए समराइज करना, तो डेट इज व्हाट एग्जीक्यूटिव समरी। एक जो भी एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी होती है, अगर मान लो तो तुम इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की एक फ्लैश रिपोर्ट बनाते हो 2-3 पेजर, वेर यू आर हाईलाइटिंग ऑल द की मेजर पॉइंट्स। अगर मैं ऑडिट कमेटी, हम लोग जब ऑडिट कमेटी को हमारे की हाईलाइटिंग पॉइंट्स देते थे एलएनटी में, तो इंटरनल ऑडिट के जो भी पॉइंट्स होते थे 10 में से अगर 2 पॉइंट भी हम हाईलाइट करके दे रहे हैं ऑडिट कमेटी को, तो इट्स नॉट लाइक हम पूरा डिटेल में पूरा बताएंगे। ऑफकोर्स डिटेलिंग अगर उनको चाहिए तो है अलग से, बट वी विल जस्ट से कि ये पॉइंट क्या है, हाईलाइटेड पॉइंट डेफिशिएंसी क्या है, और इसको ओवरकम करने के लिए क्या एंटिटी कर रही है या क्या करना चाहिए। मिटिगेटिंग चीज जरूर तुमको बतानी चाहिए। तुम कहीं डेफिशिएंसी बता रहे हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम एरिया बताते हो, तो यू शुड ऑल्सो गिव सॉल्यूशंस, राइट। तो डेट इज व्हाट एग्जीक्यूटिव समरी में दो पार्ट में, जैसे एक प्रॉपर समराइज करना और थोड़ा बहुत चार्ट वार्ट के थ्रू समराइज कर दोगे, एक प्रॉपर एग्जीक्यूटिव समरी जैसी रहती है। सेकेंडली इंट्रोडक्शन देना, बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस क्या था तुम्हारा, ये सब बताओगे। तुम्हारा स्कोप क्या था काम करने का, टर्म्स क्या थे, किस टर्म्स में तुम्हारा अपॉइंटमेंट हुआ था, तुम्हारा स्कोप क्या था, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा नहीं सॉरी टारगेट कंपनी का बैकग्राउंड बताओगे। इंट्रो देना, हिस्ट्री बताना कंपनी का, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है अभी, और पोस्ट एक्विजिशन क्या शेयर होल्डिंग हो जाएगा, ये सब बताओगे। करेक्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसाइड करोगे, बताओगे पूरा कि प्री एक्विजिशन क्या शेयर होल्डिंग है, आफ्टर एक्विजिशन क्या होल्डिंग पैटर्न क्या हो जाएगा। अब देखो बाकी के पॉइंट्स कैसे याद रख सकते हैं अपन। तो ये मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड क्या आता है, लाइबिलिटीज, और राइट साइड क्या आता है अपना, बचपन की बात करूँ 11th-12th में तो एसेट्स, राइट। तो एसेट से तुमको याद रखना एसेट वैल्यूएशन करना मेरे को, और लाइबिलिटी से याद रखना मुझे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज वगैरह देखनी है, ठीक है। असेसमेंट की बात होगी अभी, सारे असेसमेंट जोड़ते जाना तुमको, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, असेसमेंट ऑफ एसेट्स। इसके अलावा तुम बैलेंस शीट ही देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस भी देखोगे, बोलो भाई। प्रॉफिट एंड लॉस भी देखोगे ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तुमको क्या मिलता है, पीएल प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब क्या, ऑपरेटिंग रिजल्ट, ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी। अगर मैं तुमको पूछूं तो तुम क्या इन्फर करते हो, बैलेंस शीट की पीएनएल, ऑपरेट करने का क्या रिजल्ट है पूरा साल भर का रिजल्ट, पीएनएल प्रॉफिट कितना हुआ, राइट। तो पीएनएल भी देखोगे। अब पीएनएल में प्रॉफिट तुमको दिखा तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स एंड स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज। टैक्स मैंने अगेन गलत पटाया, क्यों, क्योंकि वो याद है मेरे प्यार की अधूरी कहानी, मैंने बताया था ना तुम लोग को, मेरे नहीं सॉरी शिवम की बताया था, शिवम का कुछ तो हुआ था। कुछ तो हुआ था, याद आ रहा है कौन सा क्वेश्चन था वो, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के केस में था। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज कौन कौन से एरिया था विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एश्योरेंस सर्विसेज। तो उसमें शिवम क्या क्लाइंट आया था, तो क्लाइंट की बेटी, और फिर उसने अब से बाद में प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ ही उसने करने का था, लेकिन शिवम ने क्या पीयर घपला रिव्यू किया का था, था फिर। टैक्स गलत पटा दिया था उसका जानबूझ के, गलत गलत। तो टैक्स अगेन अपने भी वही शिवम का ही काम है ये पूरा, तो लिटिगेशन हो गया मान के चलो। एंड देन अदर लाइबिलिटीज विच आर नॉट येट प्रोवाइडेड, ठीक है टैक्स तो पटाया नहीं हमने अच्छे से, इसके अलावा पीएफ ग्रेचुटी यहाँ सब में भी घपला कर दिया, और भी यह सब लाइबिलिटी आ रही है। अब इतनी सारी लाइबिलिटी आ रही है, तुमको समझ में आ रहा है कितनी सारी अनफोर्सिन लाइबिलिटी दिख रही है मेरे को, अनफोर्सिन बहुत सारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, सीएल बोले तो क्या, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट है ना, बेस्ड ऑन डिसीजन बाय द कोर्ट। तो अगर ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी बन गई तो मेरा नेटवर्थ कम हो जाएगा, होगा कि नहीं नेटवर्थ कम। तो ये नेटवर्क कम ना हो इसके लिए मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। एक बार फ्लो वाइज देख लो, याद हो गया क्या, क्या बोला मैंने अगेन वापस से, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, एसेट वैल्यूएशन, ऑपरेटिंग रिजल्ट का असेसमेंट करना। ऑपरेटिंग रिजल्ट से मेरे को याद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से टैक्स, टैक्स एंड स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी। टैक्स के अलावा और कौन कौन सी लाइबिलिटी है, बाकी अदर स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज। तो ये सब मुझे क्या दिख रही है, मेरे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज दिख रही है, अनफोर्सिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी का असेसमेंट करना। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, नेटवर्थ कम हो जाएगा, और मैं मेरे को अब क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए मतलब मुझे स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, हो सकता है मुझे, हो सकता है क्या करना पड़ सकता है, स्वॉट एनालिसिस करना पड़ सकता है, मुझे फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखने पड़ सकते हैं, मॉर्गेज चार्जेस क्या क्या है मेरे एसेट और प्रॉपर्टी के ऊपर, एंड लास्टली एसेट्स टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर एंड आफ्टर द प्रपोज मर्जर्स एंड एक्विजिशन। एमएनडे के पहले और एमएनडे के बाद में क्या सीन रहेगा, तो ये सब मुझे देखना पड़ेगा। तो देख लो सारे पॉइंट कवर हो गए क्या, ए टू जेड, फटाफट से देख लो।
सर ये नेटवर्क करके SED क्या लिखा था? नेटवर्क डिक्रीज्ड SED और मतलब ये S डिक्रीज हो रहा है और ED लगा दी बस। ओके। ठीक है, कहीं तुमको दिखा ऐसा तो ये होता है इंक्रीज्ड। आई होप अब तुम लोग थोड़े से शॉर्ट टर्म अपन ने जितना बुक में यूज किया उससे थोड़ा फेमिलियर हो गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत आती तो तुरंत पूछ लिया करो। मेरे को स्टार्ट में लगा था नेटवर्क सेड हो गई, नेटवर्क क्या हो गई? सेड लाइफ, सेड लाइफ इंस्टा आता है ना, ACD सेड। डिक्रीज्ड इंक्रीज्ड, देखो यार दिया हुआ भी होगा ना। असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ, असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, सारे पॉइंट याद रखो, एक भी पॉइंट मत छोड़ना। 18-20 पॉइंट अगर 5 नंबर के लिए आते हैं तो अपन सब लिख के आएंगे। ऑल्दो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, स्टिल इजी है याद रखने भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद अपना DD ओवर है। साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है तो आ रहा है। हाँ तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम लोग को बताओ ना, हिडन लाइबिलिटी ओवर वैल्यूड एसेट नहीं होना चाहिए, कहाँ देखे थे अपन, कौन से पॉइंट में देखे थे? देखो ध्यान से, बोल्ड मार्क भी किया था मैंने वो पॉइंट, रिव्यू करो पीछे, पलटाओ पन्ने, बोल्ड पॉइंट मिलेगा एक बोल्ड। ये इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि तुमको हेल्प होगी एक चीज में। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यस, वो याद है एकदम सबसे बड़ा वाला आंसर नवंबर 17 में जो आया हुआ है, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। FDD में तुम कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करोगे, तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिनिंग रिव्यू करना था। नेटवर्क में, हाँ ये नेटवर्क में भी है ना, ये एग्जामिनिंग नेटवर्क में। नेटवर्क में नहीं था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था मेरे ख्याल से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करने में था। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये वाला पॉइंट है। और मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये जो अलग से मैंने ये जो 2 अलग से काट के डाला है ना आखिरी में, ये अलग से काट के इसलिए डाला है क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चन आता है, इससे जनरली क्वेश्चन आता है, लेकिन ये है पार्ट वही का, बड़े वाले आंसर का। तो जो बड़ा आंसर है उसको और बड़ा कर देना, ये पॉइंट अगर आता है, वो क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट भी वहीं पे डाल देना। कहाँ पे? वो आंसर में, रिव्यू ऑफ एफएस में। रिव्यू ऑफ एफएस के अंदर ये वाला पॉइंट भी तुम डाल सकते हो, पूरा का पूरा वही का राइटअप है ये। वहाँ के राइटअप को मैंने अलग से डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन जनरली यही से आता है। हिडन लाइबिलिटीज में क्या क्या देखोगे, ओवर वैल्यूड एसेट के लिए तुम क्या क्या देखोगे? तो हिडन लाइबिलिटीज अपन देखो फटाक से याद कर लेते हैं, एकदम सिंपल है। याद करने के लिए तो कुछ करना नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने ट्रिक याद करने के लिए, एम्प्लॉय का बीपी, खून 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 खोल के एकदम, बीपी ऑफ एम्प्लॉय बढ़ गया है, इंक्रीज दिख रहा है, इंक्रीज दिव्या, बीपी ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज। इफ कब बढ़ जाएगा तुम्हारा बीपी दिव्या? अगर मैं तुमको बोलूँ कि हो सकता है कि तुम मेरे को 1 करोड़ देने वाले थे अगर मैं 100 साल तक जीता, और मान लो मैं 100 साल जी गया और तुम मेरे को देना पड़ गया अगर, तो तुम्हारा खून खोल जाएगा पूरा। तो बीपी ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज व्हेन कंटीजेंट लायबिलिटी कन्वर्ट टू टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, इतने से अपने सारे पॉइंट मोटा माटी कवर हो जाएंगे। देखो कैसे, बी से हो गया तुम्हारा बायबैक। बायबैक में तुमको कैसे समझ में आ रहा है हिडन लायबिलिटी? एग्रीमेंट टू बायबैक शेयर सोल्ड एट अ स्टेटेड प्राइस। मान के चलो तुम ने अनाउंस करके रखा है बायबैक का,
मैं अब तुमको एक्वायर कर रहा हूँ, एक्वायर कर रहा हूँ, तुमने तो अनाउंस करके रखा है बायबैक का, राइट? तो तुमने तो बोल दिया कि हम 120 पर शेयर में बायबैक करेंगे, राइट? अभी चल रहा है 110 रुपए पर शेयर मान लो, तुमने एग्री कर लिया, शेयर होल्डर को बोल दिया कि हम 120 रुपए पर शेयर में बायबैक करेंगे। अब मैं तुमको एक्वायर कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी, तो मेरे को नहीं, तुमको नहीं लगता कि ये मेरी हिडन लाइबिलिटी है? ऑल्दो दिस माइट नॉट बी स्टेटेड देयर इन लाइबिलिटी ऑफ द एंटिटी, लेकिन आखिरकार मेरे को बायबैक करते टाइम जब मैं शेयर दूंगा, एंटिटी को शेयर एक्सटिंग्विश करूंगा, तो मुझे तो देना पड़ेगा ना 120 रुपए के हिसाब से आफ्टर एक्विजिशन, मुझे ही तो देना है आफ्टर एक्विजिशन। तो ये एक मेरी हिडन लाइबिलिटी है, करेक्ट? सिमिलरली प्रोडक्ट अदर लाइबिलिटी क्लेम्स वारंटी ऑब्लिगेशन, बीपी, पी से मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट वारंटीज। प्रोडक्ट वारंटी क्या तुमको लगता है कि ये मेरी लाइबिलिटी आ सकती है? तुमने तो दे दिया, वॉशिंग मशीन बेच दिया और तुमने बेच दिया 3 साल का वारंटी प्लस एक्सटेंडेड वारंटी भी बेच दिया, बढ़िया 5 साल का। तो अभी अब मैं तुमको एक्वायर करूंगा तो कस्टमर को थोड़ी ना मना कर सकता हूँ कि भैया मैं नहीं था, तो कोई और था वारंटी बेचने वाला, राइट? तो प्रोडक्ट की जो वारंटी है, वारंटी लाइबिलिटीज है, ये सब हिडन लाइबिलिटी हो सकती है, जो कि ऑल्दो जनरली स्टेटेड रहती है लाइबिलिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट देयर माइट बी केसेस की अंडर वैल्यूड हो ये, ठीक है? ये सब प्रॉपर्ली वैल्यूएट करना। अनफंडेड ग्रेच्युटी सुपर एन्युएशन लीव सैलरी लाइबिलिटीज इनकरेक्ट ग्रेच्युटी वैल्यूएशंस, मतलब ग्रेच्युटी का वैल्यूएशन प्रॉपर्ली नहीं किया कुल मिला के, इन एसेंस बोलो तो। अनफंडेड मतलब समझ रहे हो, तुम लोग का एफआर हो गया ना, इंडेस 19 हो गया, इंडेस 19, इंडेस 19, उसमें याद है फंडेड अनफंडेड, फंडेड लाइबिलिटीज होती है, और फंडेड के केस में अपन नेट ऑफ फंडेड दिखाते हैं, उसमें बहुत सारे रूल्स भी है। तुम्हारा पीवीडीबीओ जो है, पीवीडीबीओ होता है, और एक प्लांट एसेट होते हैं, प्लांट एसेट्स, याद है क्या? तो प्लांट एसेट्स का तुम्हारा फंडेड जो होता है, इसका तुम अपने पीवीडीबीओ को फंड करते हो कि भैया हमारी इतनी लाइबिलिटी आ सकती है, और इसका लाइबिलिटी को मीट करने के लिए हम यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो पूरा पूरा जो रहता है। तो फंडिंग फंडेड है कि नहीं है लाइबिलिटी, या अनफंडेड है? अगर अनफंडेड है तो हो सकता है मेरी लाइबिलिटी बाद में आ सकती है, इसीलिए अनफंडेड बोल रहे ना। सिमिलरली और क्या बोल रहे हैं, सुपर एन्युएशन अनफंडेड है, या तुम्हारी लीव सैलरी लाइबिलिटीज अनफंडेड है, या ग्रेच्युटी का वैल्यूएशन ही तुमने गलत किया है, कमती वैल्यूएशन किया। तो मैंने क्या बताया, बी और पी, बी और पी से तो तुमको 2 पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बी से क्या है, बायबैक, पी से प्रोडक्ट वारंटी, बी से बायबैक, पी से प्रोडक्ट वारंटी। इम्प्लॉय के 3 पॉइंट है, देखोगे तो इम्प्लॉय के 3 पॉइंट है, 1 2 3। पहला पॉइंट हो गया, तुमने इम्प्लॉय से रिलेटेड जो ग्रेच्युटी, लीज लाइबिलिटी, लीज पेमेंट, सॉरी लीव सैलरी पेमेंट वगैरह, ये सब का जो वैल्यूएशन है वो कम किया, या तो अनफंडेड रखा है, पहला हुआ। दूसरा, भैया झगड़ा चल रहा है, ह्यूज लेबर क्लेम्स अंडर नेगोशिएशन, झगड़ा 2 जगह चल रहा है, एक फैक्ट्री में लेबर वेज, एक फैक्ट्री में लेबर क्लेम्स अंडर नेगोशिएशन व्हेन द लेबर वेज एग्रीमेंट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, और एक कोर्ट में अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन, एक फैक्ट्री में अलग झगड़ा चल रहा है और एक कोर्ट में अलग झगड़ा चल रहा है, ठीक है? इंप्लॉय से रिलेटेड 3 पॉइंट याद हुए, हाँ कि ना? पहला पॉइंट अगेन बायबैक, दूसरा प्रोडक्ट वारंटीज, इंप्लॉय के 3 पॉइंट कौन सा भैया, अनफंडेड ग्रेच्युटी पेमेंट करना है, जो तुमको लाइबिलिटी है तुम्हारी, पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी का जो भी है, प्लस या फिर तुम्हारा ये क्या नाम है, इनकरेक्ट वैल्यूएशन किया तुमने। फिर और 2 पॉइंट झगड़ा चल रहा है, झगड़ा कहाँ का चल रहा है, एक तो फैक्ट्री वगैरह में झगड़ा चल रहा है, या फिर कोर्ट लिटिगेशन वगैरह चल रहे हैं, इंप्लॉय से रिलेटेड हो गए 3 पॉइंट, 5 पॉइंट हो गए अपने। देन कंपनी मे हैव सोल्ड सम सब्सिडरीज बिजनेस and agreed to take over indemnify all liability contingent liability of same prior to date of transfer। ये क्या बोल रहा है अभी देखो, मैंने मान के चलो मेरी एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी बी, मैंने ये सब्सिडरी को XYZ लिमिटेड को बेच दिया, मैंने ये सब्सिडरी को बेच दिया XYZ लिमिटेड को, सोल्ड। अभी बाद में चल के मान लो मैं क्या एग्री कर रहा हूँ कि अभी तो भैया 20 लिमिटेड की लाइबिलिटी कोई दिख नहीं रही है, XYZ बोल रही कि अभी तो कोई लाइबिलिटी दिख नहीं रही है, लेकिन बाद में चल के कोई फ्यूचर लाइबिलिटी आई तो तुम दोगे, मैं नहीं देने वाला हूँ, तुम दोगे, मैं नहीं देने वाला हूँ, और मैं एग्री कर रहा हूँ, कि ठीक है बाद में कोई और ऐसी लाइबिलिटी आती है ना XYZ, तो बी से रिलेटेड मेरी सब्सिडरी है, मैं तुमको बेच रहा हूँ ना, बी के रिलेटेड और कोई ऐसी लाइबिलिटी आती है जो कि अभी नहीं दिख रही है तो मैं दूंगा। तो क्या ये मेरी हिडन लाइबिलिटी नहीं हुई? अगर बाद में चल के तुम अगर ए को एक्वायर कर रहे हो, तो तुम एक ही ये हिडन लाइबिलिटी देखोगे नहीं कि भैया बात चल के अगर बी सब्सिडी की कोई लाइबिलिटी आती है, अराइज होती है, तो ए को ही पे करना है, XYZ को नहीं पे करना है, ऑल्दो सब्सिडरी किसकी हो गई है वो, XYZ की। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, क्या कि कंपनी मे हैव सोल्ड सम सब्सिडरी या मे हैव सोल्ड सम बिजनेस एंड एग्रीड टू टेक ओवर या एग्रीड टू इंडेमनीफाई ऑल द लायबिलिटीज कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑफ सेम
प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब लाइबिलिटी ट्रांसफर डेट के पहले अगर कोई भी ऐसी लाइबिलिटी आई अगर, तो मैं दूंगा, चिंता मत करो। एग्री कर रहे हो तुम? तो ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट हो गया? कंटिंजेंट लाइबिलिटी वाला। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, करेक्ट और नॉट? अभी तक 6 पॉइंट हो गए। फिर कंटिंजेंट लाइबिलिटी में तुम्हारा ये भी हो गया, शो कॉस्ट नोटिस आता है तुमको लग रहा है अगर, तो क्या तुम डर के भाग जाओगे? शो कॉस्ट नोटिस आए तो इट इज कंटिंजेंट ना, कि तुम केस हारोगे तो लाइबिलिटी आएगी, केस नहीं हारोगे तो नहीं आएगी। तो शो कॉस्ट नोटिस इज आल्सो काइंड ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। सो कंटिंजेंट लाइबिलिटी से 2 पॉइंट हो गए तुम्हारे, और एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी से एक ये वाला पॉइंट भी हो गया। कौन सा? लेटर ऑफ कंफर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, एमसीक्यू में भी आया हुआ है शायद। लेटर ऑफ कंफर्ट अगर कंपनी ने दिया हुआ है तो लेटर ऑफ कंफर्ट को तुम गारंटी नहीं बोलते हो। देखो जनरली अगर गारंटी रहेगी ना, तो गारंटी तुमको कंटिंजेंट लाइबिलिटी में दिख जाती है, लेकिन लेटर ऑफ कंफर्ट को अपन गारंटी नहीं बोलते हैं। लेटर ऑफ कंफर्ट दे रहे हो तुम, एक कंफर्टिंग लेटर दे रहे हो कि भैया बात चल के कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हो सकता हूँ, कंफर्ट लेटर। और गारंटी देना अलग हो जाता है। तो कंफर्ट लेटर जो है ये गारंटी नहीं है, इसलिए इसका कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर नहीं होता है। ठीक है, तो यही बोलना चाहता हूँ बस मैं, फाइनली एम्फेसाइज करूँ तो ये याद रखना कि लेटर ऑफ कंफर्ट अगर तुमने बैंक को दिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया है तो याद रखना कि ये गारंटी नहीं है, एंड दिस मे नॉट बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट ऑफ द टारगेट कंपनी, ऑल्दो आइडियली इट शुड बी डिस्क्लोज, बट हो सकता है डिस्क्लोजर ना किया जाए इसका। तो दैट कैन आल्सो बी योर हिडन लायबिलिटी, यस और नो? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के 3 पॉइंट हो गए। अगेन कौन कौन से कंटिंजेंट लायबिलिटी के? एक तो सब्सिडी बेच दिया और बोल दिया कि ट्रांसफर डेट के पहले कोई भी लायबिलिटी अगर बाद में चल के अराइज होती है तो मैं दूंगा। दूसरा शो कॉस्ट नोटिस आना, और तीसरा लेटर ऑफ कंफर्ट। और चौथा फिर अब इसके बाद मैंने क्या बोला, कंटिंजेंट लायबिलिटी बन गई क्या तुम्हारी? टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी देखो क्या क्या पॉइंट है। टैक्स लायबिलिटी अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स, ये सब तुम्हारे कौन से पॉइंट हो गए? टैक्स रिलेटेड, टैक्स लायबिलिटीज। सारे पॉइंट हो गए क्या? एक बार क्विकली देख लो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ड्यू डिलिजेंस से आता है तो ये काफी बार आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आई रिमेंबर ड्यू डिलिजेंस से जब आया था तो यही क्वेश्चन आया था, ये या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट आया था। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीडी के सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मैंने अलग से कवर करके रखा है। आगे बढ़े, याद हो गया? ओवर वैल्यूड एसेट्स में आ जाओ। अभी ओवर वैल्यूड एसेट्स में कुछ है नहीं, टाइम पास है। तुम बताओ एसेट्स किस किस कैटेगरी में तुम क्लासिफाई कर सकते हो? अगर एसेट है बैलेंस शीट में तो क्या टेंजिबल एसेट्स होते हैं अलग, इंटेंजिबल एसेट्स अलग, राइट? और कौन कौन से होते हैं? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, 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 राइट? यही हो गया मोटा मोटी ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो। देखो टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ रहे तुम्हारे, प्लांट एंड मशीनरी जो हो गई ना वो ऑब्सोल्यूट हो गई है, कुछ काम की नहीं बची है। स्टिल तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहे 1.5-2 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी। इतना बड़ा फैक्ट्री है वो, प्लांट एंड मशीनरी में दिख रहा है 1.5-2 करोड़ की, ऑल दो फैक्ट्री ठप है, बंद है। तो क्या ये वैल्यूएशन जो है एसेट का ओवर वैल्यूड है? 15 करोड़ की फैक्ट्री थी, डेप्रिशिएट करते 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 1.5 करोड़ की बची है, उसका सेल्वेज वैल्यू है 50 लाख। 50 लाख में ऑप्शन में बिकेगी, बिकेगी भी तो ओवर वैल्यूड है बाय 1 करोड़। तो ऑब्सोल्यूट प्लांट एंड मशीनरी या कोई स्पेयर पार्ट्स, एसेट वैल्यूज विच हैज बीन इंपेयर्ड ड्यू टू सडन फॉल इन मार्केट वैल्यू, इंपेयर हो गए, एसेट इंपेयर हो गई है, इंपेयरमेंट पढ़े होंगे इंडेक्स 36। क्या होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट, वैल्यू इन यूज है रिकवरेबल अमाउंट। वैल्यू इन यूज या रिकवरेबल अमाउंट, राइट? इससे अच्छा तुम्हारा क्या आता है? जो वैल्यू आएगी और उसको तुम कंपेयर करोगे बुक वैल्यू से, राइट? एंड देन इफ इट ऑल इज देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर इंपेयरमेंट, तो इंपेयरमेंट कर रहे हो तुम सडनली बिकॉज ऑफ मार्केट वैल्यू फॉलो गई है।
लिटिगेटेड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी है तुम्हारी, मान लो, तो एसेट ही लिटिगेटेड है या हॉन्टेड है, भूतिया घर लेके रखे हो। लिटिगेटेड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, assets carried at much more than current market value due to capitalization of expenditure, foreign exchange fluctuation, मतलब जितनी करंट मार्केट वैल्यू उससे बहुत ज्यादा तुम कैरी कर रहे हो बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या जो भी कारण से हो सकता है। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो कैरिंग अमाउंट सीए मोर देन मार्केट वैल्यू है, एक पॉइंट ये हो गया। फिर तुम्हारा हो गया इनफ्रक्टियस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये बोल रहा है कि जबरदस्ती फालतू के खर्चे करके रखे हो और उसको कैपिटलाइज करके रख दियो। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होता है, यस और नो? एज पर आईएफआरएस तो बंद हो गए, इंडियस के हिसाब से तो नहीं है, कर नहीं सकते, राइट? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, लाइक एप्पल, अगर मैं बोलूं तो एप्पल को यूएस गैप लगेगा कि आईएफआरएस लगेगा? एप्पल को यूएस गैप लगेगा कि आईएफआरएस लगेगा? यूएस गैप लगेगा ना, यूएस गैप अलग है, आईएफआरएस अलग है। तुम लोग को पता होगा अगर तो इंडियस आईएफआरएस का अडॉप्शन है, यूएस गैप अलग चलता है थोड़ा सा, वो ज्यादा रिजिड है, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो रूल बेस्ड है, आईएफआरएस प्रिंसिपल बेस्ड है। आईएफआरएस प्रिंसिपल के हिसाब से, पॉलिसीज के हिसाब से चलता है, यूएस रूल बेस्ड है। तो वहां पे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चलता है। तुम लोग एप्पल का अगर बैलेंस शीट खोल के देखोगे तो तुमको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलेगा। काहे का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ये, क्या लगता है काहे का होगा? सिंपल है, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च कॉस्ट वगैरह। R&D का होगा। आरएनडी का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। मेनली तुमको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिखेगा और एक डिफर्ड रेवेन्यू भी मिलेगा। डिफर्ड रेवेन्यू क्या अलाउड है क्या अपने में, इंडियस में अलाउड है क्या? नहीं है ना, ये तो एएस में भी नहीं था, बहुत पहले से ही बंद हो चुके हैं। 11-12 पढ़ते थे तब का बात होगा, तब याद हो रहा होगा, तब बंद करिए थे। लेकिन यूएस गैप में अगेन अलाउड है डिफर्ड रेवेन्यू। डिफर्ड रेवेन्यू क्या होगा एप्पल का? ये भी सिंपल है एकदम। एप्पल का मोबाइल खरीदते हो तो वारंटी के डालते हो, आई केयर मिलता है ना उसमें, एप्पल केयर, आई केयर जो मिलता है साल 2 साल का, तो 2 साल का रेवेन्यू है वो, 2 साल का, जिस साल हुआ उस साल रिकॉग्नाइज नहीं करना, राइट? डिफर्ड रेवेन्यू है, डिफर्ड करके चलते, एसेट दिखाते हो। सॉरी, इसको लाइबिलिटी दिखाते हैं, एसेट नहीं। डिफर्ड रेवेन्यू को लाइबिलिटी दिखाते, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट दिखाते हैं अपन। तो ये जो है ये सब तुम्हारा हो सकता है, बोल रहे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इनफ्रक्चुअस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, जबरदस्ती प्रोजेक्ट में एक्सपेंडिचर करके फालतू का खर्चा है और उसको कैपिटलाइज कर दियो, तो ये ओवर वैल्यूड है ना एसेट। सिमिलरली ये अपन डिस्कस क्यों कर रहे हैं इतने लेंथ पे, टाइम पास कर रहे हैं अपन? नहीं, याद रहे ताकि, ठीक है ना? इनफ्रक्चुअस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे ये जो डिस्कशन है इससे थोड़ा बहुत याद रहेगा। इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ नो वैल्यू, गुडविल है नहीं, जबरदस्ती गुडविल दिखा रहे हो। फिर तुम्हारा हो गया इन्वेस्टमेंट्स कैरीड एट कॉस्ट दो रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर। तो करंट एसेट्स है, मान लो करंट एसेट्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपन दो टाइप से रख सकते हैं, एक तो करंट और एक नॉन करंट। तो जो तुम लोग को याद होगा बचपन में करंट वाली जो रहती थी, तो उसको अपन को इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू पे अपन रिकॉग्नाइज करते थे? कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, याद है? करंट वाली, करंट इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, नॉन करंट नहीं। तो तुमने कॉस्ट में कर दिया, जबकि एनआरवी उसकी लोअर है, तो किस में करना चाहिए था? रियलाइजेबल वैल्यू पे ना, रियलाइजेबल वैल्यू पे करना चाहिए था, जबकि कॉस्ट में करके रखा है, तो तुम्हारी तो ओवर वैल्यूड दिख रही ना। 100 रियलाइजेबल वैल्यू 100 है, 150 पे करके रखे तुम उसको वैल्यू कॉस्ट पे, तो 50 से ज्यादा ओवर वैल्यूड है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट कैरिंग अ वेरी लो रेट ऑफ इनकम या वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न, इससे तुमको क्या लगता है ओवर वैल्यू कैसे कैसे दिख रहे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स ओवर वैल्यूड क्यों दिख रही है? इन्वेस्टमेंट्स कैरिंग अ वेरी लो रेट ऑफ इनकम या वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न, इसमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा कैसे वैल्यू दिख रही है, वैल्यूड कैसे ज्यादा है? इंडेक्स 109 क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है ही नहीं, तो वो दिखा रखी है अपन ने। मार्केट वैल्यू कैसे आती? मार्केट वैल्यू अगर इंडेक्स 109 में अपन वैल्यू करते कैसे? सर उसको डिस्काउंट किया है गलत। डिस्काउंट करते, डिस्काउंट मार्केट रेट से करते, राइट? मार्केट रेट अभी बोल रहे अपन ने जो मार्केट रेट यूज किया है वो ज्यादा यूज किया है, जबकि उसकी जो रेट है वो कम है, वेरी लो रेट ऑफ इनकम दे रही है, वो रिटर्न लो रेट ऑफ इनकम दे रही है, अपन ने ज्यादा किया, तो ये ओवर वैल्यूड दिखेगा तुमको?
ऑब्सोलीट स्लो नॉन मूविंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री वैल्यूड अबव एनआरवी। अगेन ये भी तुम्हारा वही हो गया, कैरिंग अमाउंट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। इस पे करते हैं ना अपन कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, लेकिन तुमने कॉस्ट एनआरवी से ज्यादा, स्टिल यू हैव वैल्यूड एट कॉस्ट। वही सारे पॉइंट मिलेंगे तुमको। ये अब तुम्हारे करंट एसेट की क्राइटेरिया चालू हो गई। रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, तो ये तुम्हारे करंट एसेट हो गए, ठीक है, कैटेगराइज कर लो। रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, करंट एसेट हो गए। ये तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के 2 पॉइंट हो गए। ये तुम्हारे टेंजिबल एसेट्स के हो गए। एक इंटेंजिबल एसेट का पॉइंट हो गया गुडविल वाला, और उसके ऊपर के सारे पॉइंट किसके हो गए? टेंजिबल एसेट्स के। इंटेंजिबल के सारे ऊपर के जो 4 पॉइंट दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर तक, कौन से पॉइंट हो गए? टेंजिबल एसेट से। फिर एक इंटेंजिबल एसेट का पॉइंट हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट के 2 पॉइंट हो गए, और देन करंट एसेट के 2-3 पॉइंट हो गए। क्लियर है? सिंपल याद रखने वाइस। एक बार वापस रिव्यू कर लो। हो गया अपना ड्यू डिलिजेंस ओवर आज। डिनर के बाद आई विल बी गिविंग यू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो वो कर लो आज, अभी कर लेना हाथों हाथ। इन्वेस्टिगेशन एज आई सेड थोड़ा टिपिकल है, अजीब है, मन नहीं करता है, बट जितना पोर्शन मैं करवा रहा हूँ वो तो इजीली होना चाहिए अच्छे से। हो सकता है मैं कुछ थोड़ा बहुत अलग से होमवर्क दूंगा रीड करने के लिए, जैसे कि मैं बता रहा था वाउचिंग वेरिफिकेशन वाले पॉइंट्स, तो वो तुमको हो सकता है थोड़ा जान पे आए, लेकिन अगेन करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन मैं दे रहा हूँ होमवर्क तुम लोग को आज, और फॉरेंसिक अकाउंटिंग अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन दे रहा हूँ होमवर्क में, एंड परसों तुम्हारा टेस्ट है, राइट, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का, तो वो भी तुमको रिवाइज करना है कल। ठीक है, उसके बाद का देखते बाद, ठीक है, चलो थैंक यू।